So Har Har Mahadev, Jai Shri Ram सभी को. So this is Palak Mishra and after a very long time I am uploading this video. As you all know that मैं काफ़ी टाइम से बोल रही थी कि जो पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन जो चैप्टर है उसका ओरिजिनल टेक्स्ट मुझे नहीं मिल रहा था गाइस. दैट इज़ वाई मैं इतना लेट कर दी वीडियो अपलोड करने में. सो बेसिकली जो टेक्स्ट था वो एक्सप्लेनेशन टेक्स्ट था और मुझे एक्सप्लेन करना था एक रियल टेक्स्ट. सो आइए शुरू करते हैं. फाइनली देखिए जो पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन है ना, ये आप APJ अब्दुल कलाम के बारे में है. और APJ अब्दुल कलाम अपनी बहुत सारी ऑटोबायोग्राफीज़ लिखी हैं, आपको पता है, माई जर्नी, ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन, विंग्स ऑफ फायर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है उसी में से ये जो चैप्टर है आपका ना, पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, ये चैप्टर उसी में से आप बोल सकते हैं एक एक्सट्रैक्ट है जिसको आपको पढ़ना है. और ये चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपको पता चलेगा कि हम लोग जो आज कंट्री में देखने को मिल रहा है, कितनी ज़्यादा फाइट्स हो रही है कम्युनिटी के बीच में, हिंदू मुस्लिम हो गया, कुछ भी हो गया, तो उससे हम लोग को सीख क्या मिलती है, ये इस स्टोरी में आप समझेंगे रियलिटी में कि हम जो अपनी आइडेंटिटी बताते हैं कि वी आर हिंदू, वी आर मुस्लिम, वो आइडेंटिटी हमको चेंज करके वी आर इंडियंस बोलनी होगी, तब जाके हम यूनाइट हो पाएंगे. और कैसे हमारी कंट्री डेवलप कर सकती है और आखिर क्यों नहीं डेवलप कर रही है, क्या क्या उसके प्रॉब्लम्स है, ये सारे APJ अब्दुल कलाम की बुक में आपको मिलेंगे. और इतनी अच्छी ये स्टोरी है ना, मतलब इतना अच्छा ये इन्होंने लिखा है कि आई पर्सनली फील दैट, मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करती हूँ सर की, APJ अब्दुल कलाम सर की. और दैट इज़ वाई मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी पढ़ने में. सो शुरू करते हैं. देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वॉकिंग हैज़ बीन एन इसेंशियल पार्ट ऑफ माई लाइफ. मतलब यहाँ पे जो APJ अब्दुल कलाम है, ठीक है, जहाँ भी आई आएगा वहाँ पे APJ अब्दुल कलाम होंगे, समझ जाएगा, ठीक है, ओके. वॉकिंग उनका एक पार्ट हो गया था, एक लाइफ का एक इसेंशियल पार्ट बन गया था APJ अब्दुल कलाम के लिए. वेन एवर आई गो टू मेक इट अ पॉइंट ऑफ वॉक 5 किलोमीटर्स इन द मॉर्निंग, वो क्या बोल रहे हैं कि कम से कम वो 5 किलोमीटर वॉक करते थे इन द मॉर्निंग. आई एम पर्टिकुलरली अटैच्ड to seeing the beauty of the sunshine, the light that precedes its arrival, and my ears are turned to song that birds sing to welcome the dawning of a new day on this planet. अब देखो ये APJ अब्दुल कलाम बोल क्या रहे हैं कि मैं पर्सनली उस मतलब जो सुबह की जो ब्यूटी होती है, जब सनशाइन मतलब सनराइज़ होता है, तो आप देखते होगे कि आसमान में कितना मतलब लालिमा छा गया, कितना सुंदर लगता है वो चीज़. तो APJ अब्दुल कलाम यहाँ पे बता रहे हैं कि वो पर्सनली इस ब्यूटी से अटैच हो गए थे. जो जो लाइट यहाँ पे निकल रही है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि सुबह भोर का टाइम होता है ना, उसे डॉन बोलते हैं, तो यहाँ पे लिखा है ना डॉविंग, तो वही बोल रहा है कि जो सुबह के टाइम जो लाइट निकलती थी सन से और जो चिड़ियाँ गाना गाती थी, वो जो न्यू डे का वेलकम करने के लिए इस प्लानट पे, वो सारी चीज़ों से APJ अब्दुल कलाम बहुत ही ज़्यादा अटैच हो गए थे. ओके. ईच टाइम आई एक्सपीरियंस दिस फिनोमिना द कूल ब्रीज मतलब ठंडी हवाएं. ओके. सो या each time I experience these phenomena, the cold breeze, singing of birds and arrival of sun, I am filled with awe. आश्चर्य से मतलब आश्चर्य, यानी वो बोल रहे हैं जब भी मैं इस फिनोमेना को देखता था, ठंडी ठंडी हवाएं, चिड़ियों का गाना, सन उग रहा है वो चीज़, मैं बिल्कुल आश्चर्य से हो जाता था कि हाउ ब्यूटिफुल, मतलब हाउ नेचर ब्रिंग्स टुगेदर ऑल एलिमेंट्स दैट गो इन टू मेकिंग दिस मूवमेंट पॉसिबल एंड फील थैंकफुल टू गॉड. यानी वो बोल रहे हैं कि कैसी नेचर इन सभी को टुगेदर करके एक एलिमेंट को इस तरीके से यहाँ पे मूवमेंट ये पॉसिबल हो पाता है. जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि सुबह हो रहा है, सुबह का इन्वॉर्मेंट आप कभी मॉर्निंग वॉक के लिए जो 3-4 बजे उठता है, उसको रियलिटी में ये चीज़ फील होती है. अगर आप नहीं उठते तो एक बार आप भी ट्राई करिएगा, शायद आपको कल से डेली उठने की आदत हो जाए. तो बेसिकली APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि जो सन का उगना, ठंडी हवाएं, बर्ड्स की चिरपिंग, ये सारी चीज़ें देख के वो एकदम आश्चर्य हो जाते थे कि कितनी ब्यूटीफुल तरीके से जो नेचर है उन सारे एलिमेंट्स को मतलब बांध के रखी है. और ऐसा फील होता है कि थैंकफुल टू गॉड, यानी वो इतने ज़्यादा अपने आप को भगवान जी को थैंक्स बोलते हैं, है ना. आई हैव बीन फॉर्चुनेट इन दैट माई वर्क हैज़ टेकन मी टू वेरी ब्यूटीफुल प्लेसेस दैट ओपन माई माइंड टू कॉस्मिक रियलिटी. कॉस्मिक यानी कि ब्रह्मांड, यानी वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा फॉर्चुनेट हूँ, खुशकिस्मत हूँ कि मेरे काम की वजह से मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेसेस पे लेकर जाया जाता था, जिसने मेरे माइंड को ओपन कर दिया कि कितना खूबसूरत, यानी कि जो ब्रह्मांड की जो रियलिटी है वो किस तरीके से है.
फाइनली अब इस स्टोरी में वो बताते हैं सारी चीज़ें। तो अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे देखिए, वन सच वॉज चंडीपुर इन उड़ीसा। यहाँ पे ना चंडीपुर उड़ीसा में है और उसकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की गई है कि फ्रॉम कोलकाता से द डिस्टेंस टू बेलासोर इज अराउंड 234 किलोमीटर। यानी कोलकाता से बेलासोर का जो डिस्टेंस था वो 234 किलोमीटर था और चंडीपुर टाउन से यानी 16 किलोमीटर और था, ठीक है। द नेम मीन्स द अबोड ऑफ गॉडेस चंडी और दुर्गा। यानी जो चंडीपुर है ये क्या है, मतलब ये बेसिकली अबोड यानी कि घर, यानी जो दुर्गा माता है या फिर जो चंडी जिन्हें बोला जाता है उनका घर है ये, है ना। द बीच हियर इज श्योरली अमॉन्ग द फाइनेस्ट इन इंडिया। यानी यहाँ पे एक बीच भी है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। एट लो टाइड द वाटर रिसीड्स 3 किलोमीटर एज टाइड फॉलो द रिदमिक साइकिल। अब देखो लो टाइड क्या होता है, इन सब के बारे में मैं बताऊँ। जैसे फाइनेस्ट यानी कि सबसे अच्छी, ये बता देती हूँ। रिसीड्स यानी कि लौट जाता है, ओके। लो टाइड, अब जैसे लहर उठती है और फिर वो नीचे की तरफ हो जाती है, ठीक है। तो जैसे जैसे आगे की तरफ लहर आई और फिर वो जब पीछे जा रही है तो कम से कम वो 2 किलोमीटर तक जा रही है। I mean 3 किलोमीटर यहाँ पे बताया है कि मतलब जो लहरें होती हैं जब वो पीछे की तरफ जाती हैं तो कम से कम वो 3 किलोमीटर जाती हैं। समझ में आया? ओके, वेयर वाज आई? हाँ, एट लो टाइड द वाटर रिसीड्स 3 किलोमीटर एज टाइड्स फॉलो द रिदमिक साइकिल। और ये जो साइकिल है वो कंटिन्यू वो फॉलो करती है, जैसे लहर उठ रही है फिर जा रही है फिर उठ रही है फिर जा रही है। समझ में आया? सॉरी। द लोनली बीच, द विस्परिंग ऑफ टैमरस ट्रीज एंड द कूल ब्रीज गिव द फीलिंग ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम। यहाँ पे बोल रहे हैं कि बहुत ही खाली बीच होता है और जो जैसे पेड़ हिलते हैं ना, तो जैसे हवा चलती है जब ठंडी ठंडी, तो जो पेड़ हिलते हैं उसमें जो आवाज़ आती है वहाँ पे ये विस्परिंग की बात की गई है। उसको फील करके उसको मतलब अब्दुल कलाम को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम यानी कि शांति फील हो रही है। जैसे हम किसी ऐसे प्लेस में जाते हैं जहाँ हम नेचर को देखते हैं तो हम थोड़ी सी शांत हो जाते हैं, उस इन्वायरमेंट में रह के हमको बहुत अच्छा फील होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आई यूज टू वॉक ऑन द बीच टू द माउथ ऑफ द रिवर। सो यहाँ पे जो बोल रहे हैं सुवर्ण रेखा रिवर है, वहाँ पे वो क्या करते थे, एक उसके मुहाने तक जाते, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम वॉक करते करते उस बीच के माउथ तक चले गए, तो वो जो रिवर है उसके वो बहुत ही क्लोज जाते हैं, सेंटर में यू कैन से जाते हैं। और द रिवर वास्ट स्प्रीड यानी कि जो उसका विशाल फैलाव है, एंड द बेविचिंग सीजलेस रिपल्स ऑफ इट्स वाटर वर hypnotic in their efforts. It was feeling as close to bliss as I have ever felt. को बेविचिंग का मतलब होता है मंत्र मुग्ध हो जाना। जैसे हम किसी चीज़ को देखते हैं और हमको इतना अच्छा फील होता है कि हम उसी में खो से जाते हैं, तो बेविचिंग का मतलब होता है कि मंत्र मुग्ध हो जाना। सीजलेस यानी कि जो न रुके, है ना। सीज यानी कि रुकना और सीजलेस यानी कि जो न रुके। रिपल्स यानी कि लहरें। हाइप्नोटोनिक यानी कि सुध बुध खो देना, जैसे हम कोई वश में कर लेता है, हिप्नोटाइज कर लेता है, उसी से ये वर्ड बना हुआ है। सो इसमें क्या बोल रहा है कि जो रिवर की जो फैलाव है इतनी दूर तक, और ये जो इसको देख के वो APJ अब्दुल कलाम मंत्र मुग्ध हो गए हैं। और ये जो बिना रुके जो लहरें चल रही हैं, है ना, लहरों का जो रिपल्स ये सब देख रहा है वाटर का, वो ऐसा लग रहा है कि उन्हें मंत्र मुग्ध कर दिया, यानी उसमें वो खो से गए हैं, सुध बुध खो गए हैं। उनकी सुध-बुध खो गई, या फिर वो उन्होंने मतलब उस चीज़ ने APJ अब्दुल कलाम को वश में कर लिया, यानी इतनी खूबसूरती है उसकी। इट वॉज फीलिंग एज क्लोज टू ब्लिस एज आई हैव एवर फील्ड, यानी कि ब्लिस यानी कि अब यहाँ पे ब्लिस का मतलब होता है परमानंद, यानी एक्सट्रीम हैप्पीनेस। तो इन सब चीज़ों को देख के APJ अब्दुल कलाम को बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। वी स्टार्टेड टेस्ट फायरिंग आवर मिसाइल्स फ्रॉम श्रीहरिकोटा रेंज ऑफ इसरो बट नीडेड आवर ओन मिसाइल टेस्ट रेंज। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअल बात हो रही है, एज अ साइंटिस्ट अपने बारे में, वर्क के बारे में बता रहे हैं कि हम लोग जब स्टार्ट किए टेस्ट फायरिंग, है ना, हमारी मिसाइल्स की टेस्ट फायरिंग होती है ना, कि हम चेक करते हैं कि सही है कि नहीं, पहले उसकी टेस्ट फायरिंग होती है, उसके बाद ही वो एक्चुअल में मतलब यूज़ में आता है वो। तो हम लोग श्रीहरिकोटा रेंज जो है इसरो का, वहाँ पर अपनी करते थे, मतलब मिसाइल वगैरह की टेस्ट फायरिंग करते थे। पर हमको इस वक्त अपनी ओन मिसाइल टेस्ट रेंज चाहिए, यानी खुद की मिसाइल टेस्ट, जैसे हम दूसरे के यहाँ जाके कर रहे हैं, पर इंडिया को नीड थी कि उसके पास खुद की एक टेस्ट मिसाइल हो जहाँ वो दूसरे को न इन्वॉल्व करे और वो खुद जाके वो चीज़ कर ले, यानी दूसरे पे डिपेंड ना होना पड़े।
अब देखिए ये जो ITR है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जगह जगह पे इसकी ही बातें मिलेंगी और इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। द इंटरिम टेस्ट रेंज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1989। देखो इस चीज़ का ना 1989 जो ईयर है ना, वो बहुत मतलब समझ लो कंट्रोवर्शियल है। APJ अब्दुल कलाम ने भी कंट्रोवर्सी फेस की, कैसे फेस की ये इस पे देखने को मिलेगा। सो जो इंटरिम टेस्ट रेंज है वो 1989 में हुआ एज अ डेलिकेट रेंज फॉर लॉन्चिंग मिसाइल्स, रॉकेट्स एंड फ्लाइट टेस्ट व्हीकल्स। यानी ये जो था इंटरिम टेस्ट, मैं खुद ही भूल जा रही हूँ इंटरिम टेस्ट रेंज, ठीक है, वो 1989 में स्टेब्लिश हुआ। एक तरीके से डेलिकेट रेंज था अपनी मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए, रॉकेट्स को लॉन्च करने के लिए या फिर फ्लाइट टेस्ट व्हीकल्स को देखने के लिए, ठीक है। A number of missiles of different class including multi-role त्रिशूल। अब देखिए मिसाइल के नाम की बात हो रही है, जैसे इसमें एक मिसाइल का नाम है मल्टी रोल त्रिशूल। त्रिशूल क्या है? मल्टी रोल मिसाइल की बात है, ठीक है। मल्टी टारगेट कैपेबल आकाश, यानी आकाश कैसा है? मल्टी टारगेट कर सकता है वो। एंटी टैंक नाग मिसाइल, यानी नाग मिसाइल है वो एंटी टैंक मिसाइल है। द सरफेस टू सरफेस मिसाइल, पृथ्वी एक मिसाइल का नाम है जो कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है। एंड द लॉन्ग रेंज टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर अग्नि, यानी लॉन्ग रेंज टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर जो मिसाइल है वो है अग्नि। हैव बीन टेस्ट फायर फ्रॉम द ITR, यानी अग्नि को, इन सारी मिसाइल्स को बेसिकली वो उसमें ITR में टेस्ट फायर हो रहा था यहाँ पे, ठीक है। ब्रह्मोस एंड द इंडो रशियन जॉइंट वेंचर, मतलब जो ब्रह्मोस है, ठीक है, इसकी बात हो रही है कि जो इंडो रशियन जॉइंट वेंचर है, यानी कि जब दो कंट्री मिलती है उसे जॉइंट वेंचर बोलते हैं, किसी चीज़ बिजनेस या फिर डील वगैरह होती है तो ये बिजनेस का एक वर्ड है, टर्म है जॉइंट वेंचर। सेट अप टू डेवलप सुपरसोनिक क्रूइज मिसाइल्स, यानी ये जो ब्रह्मोस है ये इंडो रशियन जॉइंट वेंचर है जिसमें इंडिया और रशिया मिलके एक तरीके से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स वगैरह बनाना डेवलप कर रहा है। हैज़ ऑल्सो बीन टेस्टेड इन दिस रेंज, और ये जो मिसाइल है ब्रह्मोस इसको भी ITR में ही टेस्ट किया गया है। The ITR has also supported a number of other missiles such as testing of multi-barrel rocket launcher Pinaka and the pilotless craft Lakshya। देखो इसका मतलब जो था कि जैसे ब्रह्मोस को टेस्ट यही किया गया था ITR में, और यहाँ तक कि जो ITR है वो और अदर मिसाइल्स की टेस्टिंग में भी काम आया। किसमें? पिनाका एक रॉकेट है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है पिनाका, एंड द पायलटलेस क्राफ्ट लक्ष्य, यानी कि जो लक्ष्य एक पायलटलेस एयरक्राफ्ट है उसकी भी यहाँ पे टेस्टिंग हुई है, ठीक है। ITR हैज़ ऑल्सो मेड कैपेबल ऑफ टेस्टिंग एयरबॉर्न weapons एंड सिस्टम्स विद द हेल्प ऑफ सुपर सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, यानी बेसिकली इंस्ट्रूमेंटेशन, यानी जो ITR है वो ये भी कैपेबल था कि वो और टेस्टिंग जैसे एयरबोर्न व्हीकल्स, वीपन्स हो गया या फिर सिस्टम्स हो गया, सुपरसोनिक ये सब बोल सकते हो, इन सब की टेस्टिंग वहाँ पे होने के लिए मतलब ITR इतना कैपेबल था कि वहाँ पे कुछ भी हम लोग टेस्टिंग कर सकते थे। द थ्रस्ट एरिया इंक्लूडिंग ट्रैकिंग लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, यानी जो उसकी जो थ्रस्ट एरिया थी वो क्या क्या इंक्लूड करती है? ट्रैकिंग लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, weapon system developed by delivered weapon systems delivered by light combat aircraft यानी LCA, multi target weapon system and high acceleration, its acceleration मैनोइवरेबल मिसाइल्स, ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी ये बताया कि उसके थ्रस्ट एरिया में आखिर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। ITR extends 17 किलोमीटर along with the sea coasts where number of tracking instruments has been deployed along with the flight path of test vehicle, यानी बेसिकली कि जो ITR है वो 17 किलोमीटर एक्सटेंड है, जिसके साथ मतलब जो सी कोस्ट है उसके साथ वे जहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ ट्रैकिंग इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पे मौजूद हैं जहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं अलॉन्ग विद द फ्लाइट पाथ ऑफ टेस्ट व्हीकल, यानी जो फ्लाइट पाथ है टेस्ट व्हीकल का, मतलब वहाँ पे एरिया बता रहा है कि 17 किलोमीटर ITR एक्सटेंड हुआ है। सम ऑफ द सिग्निफिकेंट टेस्ट फैसिलिटीज़ एट ITR, मतलब जो कुछ सिग्निफिकेंट या फिर इम्पॉर्टेंट टेस्ट फैसिलिटीज़ थी ITR में वो थी मोबाइल एंड फिक्स्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम, मोबाइल एस बैंड ट्रैकिंग रेडार, फिक्स्ड सी बैंड ट्रैकिंग रेडार, फिक्स्ड एंड मोबाइल टेलीमेट्री सिस्टम, रेंज कंप्यूटर, फोटो प्रोसेसिंग सिस्टम, मेट्रोलॉजिकल सिस्टम्स एंड रेंज सेफ्टी सिस्टम्स, ठीक है। एंड द एक्सपर्ट सिस्टम हैज़ बीन डेवलप्ड
फॉर एडिंग सेफ्टी डिसीजंस ड्यूरिंग द लॉन्च, यानी कुछ एक्सपर्ट सिस्टम्स भी थे वहाँ पे ITR में टू डेवलप फॉर एडिंग द सिक्योरिटी डिसीजन ड्यूरिंग द, यानी लॉन्च के टाइम पे जो भी सिक्योरिटी डिसीजंस लेने के टाइम पे वहाँ पे वो भी फैसिलिटी वहाँ पे मौजूद थी. द ITR इज स्लोली बट श्योरली ग्रोइंग इनटू वर्ल्ड क्लास रेंज. जो ITR था वो धीरे धीरे ही, लेकिन बस एक तरीके से यू कैन से कि वो बढ़ रहा था, अपनी जो ग्रो करा था वर्ल्ड क्लास रेंज में, वो अपने आप को ग्रो करा था, वो भी धीरे धीरे. इट वॉज हॉट एंड ह्यूमिड मिडनाइट समटाइम्स इन जुलाई 1995, यानी ये एक तरीके का हॉट ह्यूमिड मिडनाइट था जुलाई के करीब 1995 में. वी वर गोइंग, यानी कि हम APJ अब्दुल कलाम बोले कि हम वी आर गोइंग थ्रू द रिजल्ट ऑफ 4th कंसिक्यूटिव सक्सेसफुल फ्लाइट्स ऑफ पृथ्वी, यानी कि हम लोग क्या कर रहे थे, रिजल्ट्स देख रहे थे कि आप चौथी कंसिक्यूटिव यानी 4 लगातार सक्सेसफुल फ्लाइट थी पृथ्वी की, उसको वी आर गोइंग थ्रू, यानी कि हम लोग देख रहे थे. गोइंग थ्रू का मतलब यहाँ पे जाना नहीं, देख रहे थे. पीपल फेसेस वर लिट अप विथ सक्सेस, यानी 4 बार कंटिन्यूस मतलब जो है सक्सेसफुल हुआ था, तो जो लोगों के फेस थे वो एकदम खुशी से चमक रहे थे, लिट अप बोल सकते हैं, खिले हुए थे फेसेस. देयर वॉज मूड ऑफ सेलिब्रेशन, और वहाँ पे सक्सेस के लिए क्या होता है, सेलिब्रेशन का माहौल वहाँ पे था. मोर देन 30 ऑफ अस, यानी यहाँ पे मेंबर्स की बात है 30 से ज़्यादा हम लोग, रिप्रेजेंटेटिव 1200 हार्ड वर्किंग एंड टीम मेंबर्स, यानी जो मोर देन 30 ऑफ अस, यानी 30 से ज़्यादा ही हम लोग जो होंगे वो कम से कम 1200 हार्ड वर्किंग टीम मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहे थे. वो पॉन्डरिंग, यानी कि विचार, पॉन्डरिंग ओवर द क्वेश्चन, यानी हम लोग विचार कर रहे थे क्वेश्चन पे, व्हाट्स नेक्स्ट, यानी अब नेक्स्ट क्या होगा. सो LT जनरल रमेश खोसला, डायरेक्टर जनरल आर्टिलरी, suggested that the army needed a flight test on a land range with the accuracy of impact at the final destination within 150 meters. यानी कि यहाँ पे डायरेक्टर जनरल आर्टिलरी, यहाँ पे बात करेंगे जो शस्त्रकार होते हैं या फिर जो तोप खाने वगैरह का जो भी देखते हैं, वो जो जनरल थे उनका नाम था रमेश खोसला. वो क्या कह रहे थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि हमारी जो आर्मी है उसको क्या चाहिए, फ्लाइट टेस्ट की ज़रूरत है. उसको चाहिए कि जो लैंड रेंज है उसमें उसकी एक्यूरेसी टेस्ट हो और उसके इम्पैक्ट वगैरह को देख सकें, फाइनल डेस्टिनेशन हो, और कितनी विद इन द एरिया कितना होना चाहिए, 150 मीटर्स का. यानी कि आर्मी को क्या चाहिए, फ्लाइट टेस्ट का, लैंड रेंज का, मतलब उसकी एक्यूरेसी वगैरह टेस्ट करने के लिए बात हो रही है यहाँ पे. एंड दिस इज कॉल्ड सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी, CEP इन टेक्निकल टर्म्स. और ये जो चीज़ें हम लोग बात कर रहे हैं उसका नाम क्या है, CEP है, अगर टेक्निकल टर्म्स की बात करें तो. वी ओपन जोग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया, हमने इंडिया की जोग्राफिकल मैप ओपन की. देयर वर 5 टाइनी डॉट्स एट द डिस्टेंस ऑफ 70 to 80 किलोमीटर फ्रॉम ITR, यानी ITR से थोड़ी सी डिस्टेंस पे, 70-80 डिस्टेंस पे, किलोमीटर की डिस्टेंस पे कुछ 5 टाइनी डॉट्स थे, यानी छोटे छोटे डॉट्स वगैरह लगे हुए थे. दीज आर द व्हीलर आइलैंड, यानी दीज आर द व्हीलर आइलैंड, यानी ये सब व्हीलर आइलैंड थे. वी कुड नॉट गो टू राजस्थान डेजर्ट फॉर ऑब्वियस रीजंस, यानी ये जो अपना टेस्ट करने की बात कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि हम जो भी एरिया उन्होंने देखा उसके बाद वो क्या बोले कि हम राजस्थान तो डेफिनेटली नहीं जा सकते हैं. बहुत ही कॉमन रीज़न है. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर फार अवे, जो अंडमान एंड निकोबार है वो बहुत ही ज़्यादा दूर है. एट 2 AM, 2 बजे के करीब, AM यानी मॉर्निंग का टाइम है, वी डिसाइडेड दैट व्हीलर आइलैंड वर द राइट चॉइस फॉर द मिसाइल इम्पैक्ट टेस्ट, यानी वो जो बात कर रहे थे जनरल, उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे कि 2 AM में 2 बजे हमने डिसाइड किया कि जो व्हीलर आइलैंड है जिनका हम लोगों ने 5 टाइनी डॉट्स देखे, वही एक राइट चॉइस होगी अपने मिसाइल इम्पैक्ट टेस्ट के लिए. नाउ द सर्च फॉर सूटेबल आइलैंड स्टार्टेड, यानी जितने भी उसमें 5 तरह के आइलैंड दिखे उनको, व्हीलर आइलैंड, उनकी टेस्टिंग के लिए सर्च शुरू हो गई कि इसमें से कौन सा सूटेबल रहेगा. सो अ हेलीकॉप्टर वॉज यूज टू सर्वे द एरिया, हेलीकॉप्टर उस एरिया की सर्वे करता था. समवन प्रपोज्ड आस्किंग द फिशरमैन टू गाइड अस टू द आइलैंड, यानी इसमें क्या होता है कि कोई एक चीज़ अपना प्रपोजल रखता है कि हमको फिशरमैन को अपने साथ रखना चाहिए ताकि वो हमारे आइलैंड को गाइड कर सके. यानी सपोज दैट हम किसी आइलैंड पे जा रहे हैं, हमें तो नहीं पता क्योंकि हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, लेकिन जो फिशरमैन होगा उसको पता होगा क्योंकि उसका वहाँ पे आना जाना रहेगा. माई 2 कलीग्स, यहाँ पे 2 कलीग का नाम क्या है, सरावत एंड सलमान.
जो देखिए सरावत एंड सलमान जो है इनके दो कलीग्स हैं यानी एपीजे अब्दुल कलाम के, ड्रोव टू अ प्लेस कॉल्ड धमरा, यानी एक ऐसी प्लेस पे गए वो लोग, धमरा गए। फ्रॉम धमरा दे हायर्ड अ बोट फॉर अ डे 250 रुपीज़, यानी उन्होंने एक दिन के लिए एक बोट हायर की ताकि वो वहाँ पे जा सकें। बाय द टाइम दे रीच द आइलैंड वॉज ऑलमोस्ट डार्क, यानी उस प्लेस को विजिट करने के लिए वो लोगों ने एक बोट हायर किया और 250 रुपये उसके थे। और उन्होंने क्या किया, वो जब पहुँचे तो वो बहुत ही अंधेरा हो चुका था, यानी इतनी डिस्टेंस थी वहाँ पे, धीरे धीरे पहुँचते पहुँचते उनको रात हो गई थी। सलमान हैज़ कैरीड फ्रूट्स फॉर ईटिंग ड्यूरिंग द जर्नी बट दीज इवेंचुअली बिकेम द डिनर, यानी जैसे वो उन्होंने क्या सोचा कि हम अभी बोट पे बैठेंगे और फिर फट से पहुंच जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो उसने रास्ते के लिए जो फ्रूट्स वगैरह लिए थे कि अभी हम जाके फिर वापस आ जाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा रास्ते के लिए जर्नी के लिए हम लोग फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं। तो जो सलमान होता है वो फ्रूट्स वगैरह रख लेता है, पर असल में उनको जाते ही इतना लेट हो जाता है कि वही फ्रूट्स उनके डिनर बन जाती हैं, यानी रात को वो लोग उसी आइलैंड पे रुकते हैं और वहीं पे वो फ्रूट्स वगैरह एज अ डिनर करते हैं। देयर वॉज नो ऑप्शन बट टू स्टे ऑन द आइलैंड, इसके अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं था। इट वॉज अ ब्यूटिफुल नाइट बट माई फ्रेंड्स नाइदर फेमिलियर विद द सी नॉर यूज टू बींग marooned on deserted island spend it rather fearfully through they won't confess it claim instead they enjoy it। यानी इसमें बोल रहे हैं कि उनके जो दोस्त थे वो वहाँ पे तो रह गए, समझ में आया, यानी वो उस एरिया में रात तो उन्होंने गुजार ली, बट वो कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उन्हें वहाँ पे डर लगा था। इनफैक्ट अगर उनसे कोई पूछेगा तो वो क्या बोलेंगे कि उन्हें तो बहुत मज़ा आया था, है ना, यानी कोई एक्सेप्ट नहीं करने वाला कि उन्हें डर लग रहा था, राइट। ओके, अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग दे बिगिन देयर सर्वे ऑफ द आइसलैंड, यानी कि आइलैंड पे वो सर्वे करना शुरू कर दिए, विच इज़ अबाउट 3 किलोमीटर लॉन्ग एंड 800 मीटर वाइड, यानी वो जो आइलैंड था जिसपे वो लोग गए थे बोट से वो 3 किलोमीटर लंबा और 800 मीटर चौड़ा था। टू देयर सरप्राइज दे सॉ ऑन ईस्टर्न साइड ऑफ द आइलैंड बांग्लादेश फ्लैग फ्लाइंग अटॉप अ ट्री विथ हट्स हियर बाय, यानी उन्होंने देखा कि जो ईस्टर्न साइड जो है उस आइलैंड का, उस पर एक बांग्लादेश का फ्लैग लगा हुआ था, जो कि एक झोपड़ी वगैरह जहाँ पे जो भी हट्स वगैरह थी उसी साइड में एक उन्हें बांग्लादेश का फ्लैग नजर आया, ठीक है। द आइलैंड वॉज प्रोबेबली फ्रिक्वेंटेड बाय फिशरमैन फ्रॉम द नेबरिंग कंट्री, यानी उनको ऐसा लगता है कि जो फिशरमैन होगा वो प्रोबेबली इधर नेबरिंग कंट्री वगैरह है वहाँ पे वो गया होगा, दैट्स वाई फ्लैग वगैरह लगा है। माई फ्रेंड क्विकली रिमूव द फ्लैग, और मेरा जो दोस्त है नहीं उसमें से जो 2 लोग थे उन्होंने एक में फ्लैग रिमूव कर दिया। थिंग्स मूव्ड फास्ट देयर आफ्टर, उसके बाद जल्दी जल्दी द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ इंक्लूडिंग फॉरेस्ट एंड मतलब जल्दी जल्दी टाइम जो है मूव करने लगा, जल्दी जल्दी चीज़ें चलने लगी। और इसमें क्या हो रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है जैसे इंक्लूड क्या करेंगे, फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट ऑफिसर्स विजिटेड द आइलैंड, और वो जो फॉरेस्ट और एनवायरमेंट ऑफिसर्स थे वो उस आइलैंड पे विजिट किए। सून आफ्टर आई गॉट द डिफेंस मिनिस्टर क्लियरेंस टू एक्वायर द आइलैंड, यानी उन लोगों को अपने उस चीज़ को करने के लिए, यानी जो भी टेस्ट मिसाइल्स कर रहे उसके लिए वो लोग जो सर्च कर रहे थे, तो डिफेंस मिनिस्टर की क्लियरेंस उन्हें मिल गई कि वो एक्वायर कर सकते हो उस आइलैंड को, समझ में आया। ओके, द फॉर्मेलिटीज वर गोन थ्रू द उड़ीसा गवर्नमेंट, यानी वो तो जो जगह था वो बेसिकली उड़ीसा के अंदर ही आई थिंक आता है, सो दैट इज़ वाई वो लोग क्या बोला कि जो भी फॉर्मेलिटीज थी वो उड़ीसा गवर्नमेंट के थ्रू से हो रही थी। एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू ट्रांसफर द लैंड, और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वगैरह थे ताकि वो जो लैंड को ट्रांसफर कर सकें हम लोग के थ्रू। आई पर्सनली मेड द concerned senior officials to make the file move to the desk of CM, यानी मैंने खुद जो है वो बोल रहे हैं उनमें से उन्होंने खुद मिले उन सीनियर ऑफिसर से ताकि वो जो उनकी फाइल है यानी जो उनको एरिया चाहिए वो फाइनली CM के डेस्क पे चला जाए, यानी हमारा काम थोड़ा जल्दी हो जाए। I also wrote a detailed letter to the CM explaining why we needed the island for DRDO work, especially for use of range of experimental purpose, यानी इसमें बोले मैंने पर्सनली एक बड़ी सी लंबी लेटर लिखी CM को ये बताते हुए कि हमको क्यों ये आइलैंड की ज़रूरत है और इस पर हम लोग क्या क्या एक्सपेरिमेंट पर्पस करने वाले हैं स्पेशली।
ठीक है। वी हैड ऑलरेडी डन प्रिपरेटरी वर्क बिफोर मूविंग द एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन मूव करने से पहले जो मतलब जो भी एप्लीकेशन था उन्होंने लिखा था लेटर में, उसको मूव करने से पहले उन्होंने जितने भी डन मतलब वो अपनी प्रिपरेटरी वर्क जो भी उनका काम था वो पहले ही करके रखे हुए थे। हम लोग देयर वर टिपिकल क्वेश्चंस अबाउट फिशिंग एक्टिविटी इन द विसिनिटी, यानी विसिनिटी यानी कि एरिया में, ठीक है। यानी उसमें हम लोगों ने अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर करके रखा हुआ था। और वो क्वेश्चन किस टाइप के थे, कुछ टिपिकल क्वेश्चंस थे। फिशिंग एक्टिविटी उस एरिया में, डिस्टर्बेंस जो कि कॉज करेगा टू द टर्टल माइग्रेशन, यानी उसमें जैसे हम जिस एरिया में ले रहे हैं उस एरिया में बहुत सारे टर्टल्स वगैरह भी होंगे, तो उनको डिस्टर्ब होगा कि हमारे उस मिसाइल्स वगैरह से वो भी चीज़ें हो गई, ठीक है। एंड अबोव ऑल कॉस्ट ऑफ द आइलैंड, और उससे ऊपर सभी से ऊपर क्या कि कॉस्ट कितनी होगी आइलैंड की। विद इन 10 days, यानी 10 दिन से, मतलब 10 दिन के अंदर ही वी गॉट एन अपॉइंटमेंट फॉर सीएम, यानी हमको सीएम की अपॉइंटमेंट मिल गई। आई हैड हर्ड लॉट अबाउट सीएम बिजू पटनायक, particularly about his days as a pilot and his friendship with President Sukarno। देखो इसमें बात करें जो सीएम है यहाँ पे, देखो उड़ीसा के सीएम है बिजू पटनायक, तो वो बोल रहे हैं कि हमें 10 दिन में अपॉइंटमेंट मिल गया सीएम का। मैंने काफ़ी कुछ सुना था बीजू पटनायक के बारे में और उनकी ओल्ड डेज के बारे में बहुत सुना था एज एन पायलट, की पहले बीजू पटनायक सीएम ना होके पहले पायलट हुआ करते थे। और उनकी दोस्ती क्या, सुकार्नो प्रेसिडेंट से उनकी जो दोस्ती थी उसके लिए व्हेन आई इंटर द सीएम चैम्बर, यानी अब वो बता रहे हैं कि जो सीएम चैम्बर में वो इंटर किए विथ मेजर जनरल KN सिंह एंड सलमान, यानी वो किसके साथ, APJ अब्दुल कलाम, मेजर जनरल KN सिंह एंड सलमान के साथ उसमें इंटर करते हैं। ही वेलकम अस वार्मली, उन्होंने हमारा वार्म वेलकम किया। टू मी ही एक्सक्लेम्ड, और मुझसे क्या बोला, कलाम साहब से उन्होंने क्या बोला, मेजर जनरल KN सिंह ने बोला, ओ माई फ्रेंड कलाम, आई हैव फॉलोड योर वर्क फ्रॉम द टाइम ऑफ डॉक्टर सारा भाई टू नाउ। यानी वो जो सीएम है, जो मेजर जनरल हैं, उनके जब चैम्बर में गए, जब वो सीएम के चैम्बर में गए जनरल KN सिंह के साथ और सलमान के साथ, तो वो जो सीएम थे उन्होंने मेरा बहुत ही ज़्यादा वार्मली वेलकम किया और मुझसे कहा कि ओ माय फ्रेंड कलाम, मैंने तुम्हारा वर्क डॉक्टर साराभाई के टाइम से अब तक मैं तुम्हारा वर्क फॉलो कर रहा हूँ। तुम्हें जो मांगना है, यानी वॉट एवर यू आस्क्ड आई विल गिव, यानी जो भी तुम मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। In my presence, he signed the Orissa government decision to give to DRDO all the 4th island and said, यानी वो जो चारों आइलैंड था उन सब के लिए उन्होंने सिग्नेचर कर दिया और कहा, यानी सीएम ने सब के लिए सिग्नेचर कर दिया कि ले लो भाई। और उन्होंने बोला, कलाम, आई हैव गिवन द अप्रूवल टू यू आस्क्ड फॉर, यानी जो तुम्हें चाहिए था मैंने तो तुम्हें दे दिया। आई नो यू विल यूज इट वेल, मुझे पता है कि तुम इसे बहुत अच्छे से यूज़ करोगे। योर मिशन द मिसाइल प्रोग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द कंट्री, जो तुम्हारा मिशन है एक मिसाइल प्रोग्राम, वो कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनीथिंग नीडेड फ्रॉम उड़ीसा विल बी योर्स, जो भी तुम्हें उड़ीसा की तरफ से चाहिए होगा वो तुम्हारा होगा। देन सडनली ही हेल्ड मी एंड गिव मी एन अफेक्शनेट हग, यानी फिर उसके बाद वो लोग गले मिलते हैं। ही सेड इन अ डिमांडिंग टोन, और फिर वो एक डिमांडिंग टोन में, यानी सीएम डिमांडिंग टोन में बीजू पटनायक क्या बोलते हैं, कलाम, यू हैव टू गिव मी प्रॉमिस एंड अश्योरेंस टू द नेशन, यानी तुम्हें मुझे वादा करना होगा, मुझे और इस नेशन के लिए भी एक प्रॉमिस करना होगा। द डे इंडिया मेक इट्स ओन ICBM, आई शैल बी स्ट्रॉन्गर एज एन इंडियन, यानी वो इनका स्टेटमेंट था कि वो उनसे वादा करने के लिए बोला कि इंडिया और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। समझ में आया? देयर वॉज साइलेंस, आई हैव टू रिस्पॉन्ड इमीडिएटली, यानी उस वक्त बहुत ज़्यादा साइलेंस था और APJ अब्दुल कलाम को तुरंत उसमें इमीडिएट कुछ ना कुछ तो बोलना था। बीजू पटनायक वॉज अ मैन विद अ ट्रेमेंडियस पर्सनैलिटी एंड डीपली इम्प्रेसिव एज लीडर टू। जो बीजू पटनायक है वो क्या है, एक ट्रेमेंडियस पर्सनैलिटी का मैन है, जिसकी डीपली लीडर के रूप में, एज ए लीडर के रूप में वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, डीपली इंप्रेसिव है। वन हु लव फॉर द नेशन ट्रांसेंडेड पॉलिटिक्स, आई लुक्ड स्ट्रेट इन टू हिज आइज एंड सेड, यानी अब वो APJ अब्दुल कलाम आंसर क्या दे रहे हैं, सर वी विल वर्क फॉर योर मिशन, यानी सर हम लोग वर्क करेंगे इस मिशन के लिए। आई डिस्कस योर थॉट इन दिल्ली, और मैंने ये सारी थॉट्स को दिल्ली में डिस्कस करना है, ठीक है। और ये APJ अब्दुल कलाम उनसे बोलते हैं।
सम 40 ईयर्स एगो, यानी 40 साल पहले, डेयर डेविल बीजू पटनायक, यानी जो उनको डेयर डेविल बोला गया, आखिर क्यों? जो पायलट होते हैं ना, पहले बीजू पटनायक सीएम नहीं होके पायलट हुआ करते थे। हिज कलिंगा एयरवेज प्लेन टू जकार्ता टू फाइंड इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुकार्नो, यानी उन्होंने क्या किया, वो फ्लाइट उड़ा के इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुकार्नो के यहाँ चले गए इन द फर्स्ट फ्लश ऑफ फादरहुड। फर्स्ट फ्लश ऑफ फादरहुड क्या होता है? जैसे जो प्रेसिडेंट, मतलब जो बीजू प्रेसिडेंट है, वो किसके दोस्त थे? सुकार्नो के। वो उस वक्त क्या थे? पायलट थे, और यहाँ पे सुकार्नो प्रेसिडेंट थे। इन दोनों की इतनी गहरी दोस्ती थी कि जैसे ही बीजू पटनायक को पता चला कि ये फर्स्ट टाइम पिता बने हैं, तो वो अपना फ्लाइट उड़ाकर क्या किए, उनके घर पहुंचे। समझ में आया? सुकार्नो वाइफ हैज डिलीवर्ड अ बेबी एंड द फैमिली वाज सर्चिंग फॉर अ नेम फॉर अ न्यूबॉर्न गर्ल व्हेन बिजुड़ा कॉल ऑन देम, यानी जैसे वो उनके जब घर गए तो उनके घर पे क्या परेशानी वाली बात थी कि सभी वो जो नई घर में जन्म ली थी बच्ची, उसका नाम सोचने में सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि आखिर इसका क्या नाम रखा जाए। समझ में आया? सुकार्नो एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑन अ हैंड टू विजिटर फ्रॉम इंडिया, यानी सुकार्नो ने एक्सप्लेन किया कि आखिर क्या है प्रॉब्लम एक तरफ इंडिया के विजिट, मतलब व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑन हैंड टू विजिटर्स फ्रॉम इंडिया, यानी व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। एंड बीजू पटनायक कास्ट हिज माइंड बैक टू द क्लाउड दैट हैड, यानी उस टाइम पे आखिर उनको प्रॉब्लम, सुकार्नो ने अपनी प्रॉब्लम डिस्कस की, फिर क्या किया बीजू पटनायक, उन्होंने अपने माइंड को कास्ट किया, यानी पीछे की तरफ लेकर गए टू द क्लाउड्स दैट ही ग्रीटेड द बेबी अराइवल एंड सजेस्टेड द संस्कृत इक्विवेलेंट फॉर देम, यानी अब बीजू पटनायक ने सुना कि सुकार्नो के घर में ये प्रॉब्लम चल रही है कि उस बच्ची की क्या नाम रखी जाए, तो बीजू पटनायक ने वो फ्लाइट को उड़ा कर आए थे, ठीक है, तो वो उन्होंने देखा उस बादल वगैरह को, उन सारी चीज़ों को जो ग्रीट करे थी बेबी के अराइवल के टाइम पे, तो उन्होंने एक संस्कृत का नाम रखा, मतलब संस्कृत का नाम सजेस्ट किया। सुकार्नो डॉटर वॉज प्रॉम्प्टली क्रिश्चियन मेघवती एंड thus the daughter of the leader of the world largest Muslim nation got a Hindu name, यानी कि जो सुकार्नो थे उनकी जो पुत्री हुई थी उनका नाम बीजू पटनायक ने क्या सजेस्ट किया? मेघावती। ये एक संस्कृत का नाम है, समझ में आया? तो जो मेघावती है उसका नाम उन्होंने सजेस्ट कर दिया, और वर्ल्ड के लार्जेस्ट मुस्लिम नेशन को उनकी बेटी को एक हिंदू नाम मिला। ये बहुत बड़ी बात है, समझ में आया? फॉर ए ग्रेट मैन रिलीजन इज अ वे ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स, स्मॉल पीपल मेक रिलीजन ऑफ फाइटिंग टू। ये बहुत ही बड़ा सेंटेंस है जो एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला है कि जो आदमी ग्रेट होते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं जो महान व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं? रिलीजन को एक वे मानते हैं जिससे वो दोस्ती कर सकते हैं नए नए लोगों से, लेकिन जो छोटे लोग होते हैं वो ही धर्म के नाम पर लड़ाई करते हैं। तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई तो सभी लोग बहुत ही अच्छे से परिचित हैं। सो वो यहाँ पे यही चीज़ बोल रहे हैं कि जो धर्म के नाम पे लड़ाई जो लोग करते हैं वो लोग क्या होते हैं? छोटे लोग होते हैं, और जो बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो इसको एज अ वे ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स मानते हैं, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे लिखा है मैनी ईयर्स लेटर आफ्टर सेवरल पॉलिटिकल अपहीवल्स, यानी उतार चढ़ाव के बाद, बहुत सालों के उतार चढ़ाव के बाद जो सुकार्नो पुत्री थी मेघवती, वो क्या बनी? बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड देन पहले फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड देन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। समझ में आया? तो फिर वो क्या बनी? वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट बनी। किस कंट्री की? इंडोनेशिया, ओके। लैमेंट माई फ्रेंड, यानी अफसोस, लैमेंट का मतलब होता है अफसोस। अफसोस मेरे दोस्त एट पासिंग अवे ऑफ जनरेशंस ऑफ पॉलिटिशियंस with a voice, vision and reach that went far beyond our borders. Lament at our state sponsored abnormal and paranoid fixation, जो कि paranoid यानी पागलपन से भरा, with a particular country has blinded us to the rest of the world, including the third world, which are used to head not so long, and weep softly at what we have reduced ourselves into the committee of nation for a large country with a billion people. अब यहाँ पे वो अफसोस कर रहे हैं कि अपने जो कंट्री है, देयर इज़ अ वर्ड विच इज़ कॉमिटी, ठीक है, कॉमिटी का मतलब मंडली। सो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इतने सारे जनरेशन बीत गए और नए नए पॉलिटिशियंस आते हैं अपने नए विजन को लेके, नए मिशन को लेके, समझ में आया, लेकिन फिर भी वो चीज़ वो कर नहीं पा रहे हैं। फिर वो कहते हैं क्या है,
लामेंट यानी अफसोस है हमारे जो स्टेट के रिस्पॉन्सर्ड हैं, जिनकी कुछ पागलपन से भरी हुई जो भी एबनॉर्मल चीज़ें हैं कुछ पार्टिकुलर कंट्री का, वो हमें क्या कर रही है, ब्लाइंड करके रखी हैं, ऑल ऑफ दस फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थर्ड वर्ल्ड लिखा है, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ आगे की लाइन्स में, ये सारी चीज़ें जब आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा। एंड वीप सॉफ्टली एट वॉट वी हैव रीड, यानी थोड़ा सा वीप कर, यानी कि दुखी होना, एट वॉट वी हैव रिड्यूस्ड आवर सेल्व्स टू दी कॉमिटी ऑफ नेशन, यानी जो भी मंडली है, तो हम लोग ने क्या क्या खोया उसके लिए हम लोग क्या करें, हल्का सा वीप करें। फॉर ए लार्ज कंट्री विथ अ बिलियन पीपल, यानी अब इंडिया की बात की करी कि एक कंट्री जहाँ पे बिलियन पीपल रहते हैं, जिसके पास थ्राइविंग इंडस्ट्री यानी फलता फूलता इंडस्ट्री है, एंड अ लार्ज पूल ऑफ साइंटिफिक टैलेंट, और साइंटिफिक टैलेंट की भी कमी नहीं है। A country moreover that is nuclear power, India does not count for as much as should. In terms of our influence in the world affair, probably no other country is far so below its potential than we are. यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि इंडिया बहुत ही ज़्यादा, इंडिया में इंडस्ट्रीज़ बहुत ही फलती फूलती हैं, इतने सारे बिलियन ऑफ पीपल हैं, लेकिन फिर भी इंडिया की अगर बात करें न्यूक्लियर पावर में तो उसकी कहीं गिनती भी नहीं है। और वो क्या बोलते हैं कि जो इनका इन्फ्लुएंस, यानी इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है फॉरेन अफेयर्स में, वो इतना बिलो है, यानी उससे ज़्यादा बिलो किसी कंट्री का नहीं होगा, यानी इंडिया सबसे लो पोजीशन पे है। उस वक्त की बात कर रहे हैं, जैसे इस वक्त हमारे प्रधानमंत्री जगह जगह जाते रहते हैं, हर कंट्री के प्रेसिडेंट से मिलते हैं, प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, समझ में आया। तो वो कर क्या रहे हैं, बेसिकली वो वर्ल्ड से अपना रिलेशन बना रहे हैं। अभी फ़िलहाल तो कंडीशन ठीक नहीं चल रही है हर तरफ से, भारत एक्चुअल में रियलिटी में अगर देखा जाए तो बहुत सारे दुश्मन देश बने जा रहे हैं, वो भी उसी के बॉर्डर पे ही। जैसे अभी आप रिसेंटली मालदीव्स का जो केस देख रहे होगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हमें अपनी यूनिटी बना के रखनी है, ताकि इन फ्यूचर कभी भी कुछ भी ऐसा होता है वॉर का कंडीशन, आई होप ऐसा कभी भी ना हो, और आगे भी ऐसे ही मतलब जो कंट्री की जो इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, समझ में आया। तो डेफिनेटली हम लोग भी एक स्ट्रॉन्ग कंट्री में बन जाएंगे। और कहा भी तो यही जा रहा है कि 7 सालों में इंडिया एक अच्छी खासी पावरफुल कंट्री बन जाएगी, बट वो सफ़र बहुत लंबा है गाइस, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हम भी एक योगदान दे सकते हैं अपने अंदर यूनिटी बना के, है ना। जो भी दुनिया भर की लड़ाई झगड़ा होते हैं धर्म के नाम पर, ये सारी चीज़ें करके खुद में ही ना कटें मरे, ठीक है, यानी खुद में ही ना लड़ भिड़ जाएं कि दुश्मन को हमें मारने की ज़रूरत ही ना पड़े। वो तो कहीं यहाँ पे तो खुद ही सब लोग लड़ते रहते हैं ना। सो ये तो हो गई ज्ञान की बातें। अब टेक्स्ट पे आइए। आफ्टर पोखरान सेकंड कुछ टेस्ट ऑफ एक्सप्लोजिव मिसाइल्स थी जो कि APJ अब्दुल कलाम जो है, सो आपको याद होगा कि जो पोखरान 2 का जो टाइम है उस पर कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो टाइम था। और ये जो है राजस्थान का एरिया था जहाँ पे ये टेस्ट फायर्स वगैरह हुई थी। तो वो क्या करें कि पोखरान 2 के बाद जो वेस्ट है वो इंडिया और पाकिस्तान को तो सेम ही मतलब सेम मानने लगा था, इंडिया एंड पाकिस्तान इन द सेम ब्रीथ। यानी वो क्या बोल रहे हैं कि पोखरान 2 होने के बाद जो इंडिया और पाकिस्तान है उसको जो वेस्ट कंट्री है वो सेम ही तराजू में तोलने लगी थी कि ये लोग तो एक ही बराबर है ना। अब ये बोल रहे हैं It is not in our national interest to demonstrate to the world that we can think of world beyond Pakistan। अब क्या बोल रहे हैं कि ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है कि हम दुनिया को दिखाते फिरे कि हम पाकिस्तान से ज़्यादा दूर तक सोच सकते हैं। दैट वी आर क्वालिटेटिवली बेटर मोर मैच्योर, यानी हम पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा बेटर हैं, मैच्योर हैं, और एक सेक्युलर कंट्री है विद अ ग्रेट कमिटमेंट टू द वैल्यूज़ ऑफ डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम। वो ये जब क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है कि हम इस दुनिया को बताते फिरें कि जो कंट्री है, ठीक है, वो हमारी जो इंडिया है वो पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा अच्छी है। और सिर्फ एक टर्म्स में नहीं, हम मैच्योर हैं, सेक्युलर हैं, सारी चीज़ें समझ में आया, ठीक है, विद अ ग्रेट कमिटमेंट टू द वैल्यूज़ ऑफ डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम। यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाया गया। ड्यूरिंग मार्च 2002 में I was teaching about 200 final year students of engineering at Anna University, and I gave a series of 10 lectures on technology and its dimensions। अब APJ अब्दुल कलाम, आपको अगर नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट बाद में मानते थे खुद को, पहले वो एक टीचर मानते थे, यानी उनको ये बहुत अच्छा लगता था प्रोफेशन, समझ में आया। तो वो
अन्ना यूनिवर्सिटी में ड्यूरिंग मार्च 2002 में वो क्या किए, 200 फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को वो लेक्चर दिए थे। करीबन 10 सीरीज ऑफ 10 लेक्चर्स था जो उन्होंने दिया था। किस टॉपिक पे दिया था? टेक्नोलॉजी एंड इट्स डायमेंशंस। ऑन द फाइनल डे ऑफ इंटरैक्शन देयर वाज अ डिस्कस, यानी जब लास्ट डे था डिस्कशन का, यानी 10वां जो दिन था, उसमें क्या किया, एक इंटरैक्शन हुआ था। ऑन द डिस्कशन ऑन डुअल यूज टेक्नोलॉजीज, यानी ये जो टॉपिक है उस पर डिस्कशन हुआ था। डॉक्टर अमर्त्य सेन स्टेटमेंट दैट द न्यूक्लियर वीपन टेस्ट कंडक्टेड वन ऑफ द आई एम सो सॉरी आई हैव स्किप्ड द लाइन, वन ऑफ द स्टूडेंट रेज्ड अ क्वेश्चन, यानी उस दिन जिस दिन इंटरैक्शन हो रहा था उस दिन एक स्टूडेंट ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि सर आई हैव रिसेंटली कम अक्रॉस डॉक्टर अमर्त्य सेन स्टेटमेंट दैट द न्यूक्लियर वीपन टेस्ट कंडक्टेड इन May 1998 बाय इंडिया वाज इल कंसीव्ड। इसका मतलब देखो, एक क्वेश्चन उठता है, उस वक्त वो बता रहे हैं कि एक बच्चा था जिन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा मुझसे कि सर मैं अभी अभी अमर्त्य सेन की कही हुई बातों से आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अमर्त्य सेन जो हैं इतने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने बोला कि जो न्यूक्लियर टेस्ट कराया गया है 1998 में वो सबसे ज़्यादा बुरा डिसीजन है इंडिया का, है ना। तो उस पर कितनी अच्छी तरीके से APJ अब्दुल कलाम का आप आंसर सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। डॉक्टर अमर्त्य सेन इज़ अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट एंड अ नोबल लॉरेट, यानी अमर्त्य सेन को वो कैसे वो बता रहे हैं, आंसर क्या दे रहे हैं कि डॉक्टर अमर्त्य सेन को बहुत ही महान इकोनॉमिस्ट हैं और नोबेल प्राइज़ विनर भी हैं, जो कि एक नोबेल प्राइज़ विनर भी हैं। वो क्या है, इज़ मच रिस्पेक्टेड फॉर ऑल ऑफ आइडियाज़ ऑन देयर डेवलपमेंट, ठीक है। यानी कि वो बोल रहे हैं कि डॉक्टर अमर्त्य सेन एक ग्रेट इकोनॉमिस्ट हैं और उनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, जो भी उन्होंने डेवलपमेंट वगैरह किए हैं उसके लिए उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी है। लेकिन रिस्पेक्ट किया जाता है, रिस्पेक्ट किया जाता है, वो भी करते हैं, बट अ कमेंट फ्रॉम सच पर्सनालिटी कैन नॉट बी इग्नोर्ड। व्हाट इज़ योर व्यू ऑन हिज कमेंट? यानी वो बच्चा अभी तक क्वेश्चन पूछ ही रहा है कि सर इतनी बड़ी पर्सनालिटी ने इतना बड़ा कमेंट किया है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है? सो आई एक्नॉलेज द ग्रेटनेस ऑफ डॉक्टर अमर्त्य सेन इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक। यहाँ से उन्होंने APJ अब्दुल कलाम ने आंसर देना शुरू किया है कि मैंने APJ अब्दुल कलाम की ग्रेटनेस को एक्नॉलेज किया हुआ है। आई एम सो सॉरी, डॉक्टर अमर्त्य सेन की जो ग्रेटनेस है उसको एक्नॉलेज किया हुआ है इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एडमायर हिज सजेशन। यानी अब APJ अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि जो अमर्त्य सेन हैं उनकी जो भी आप लोग बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो भी सजेशंस हैं उनके लिए उस फील्ड में उनकी ग्रेटनेस को मैंने एक्नॉलेज किया हुआ है। एंड सच दैट दैन द थ्रस्ट शुड बी गिवन टू प्राइमरी एजुकेशन। थ्रस्ट यानी कि जोर, ठीक है। सो एंड सच दैट देयर थ्रस्ट शुड बी गिवन, यानी कि जोर देना चाहिए, गिवन टू दी प्राइमरी एजुकेशन, आई सेड, यानी कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उस पर जोर देना चाहिए। एट सेम टाइम इट सीम्स टू मी दैट डॉक्टर सेन लुक्ड इंडिया एट फ्रॉम वेस्टर्न पर्सपेक्टिव। अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि मुझे तो लगता है कि जो अमर्त्य सेन है यानी डॉक्टर सेन है वो इंडिया को वेस्टर्न के नज़रों से देखते हैं, यानी जो भी वेस्टर्न देश है उसके नज़रों से, उसके पर्सपेक्टिव से इंडिया को देख रहे हैं। इन हिज व्यू इंडिया शुड हैव अ फ्रेंडली रिलेशनशिप विद ऑल कंट्रीज टू एनहेंस इट्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। अमर्त्य सेन जो थे वो उनका क्या मानना था कि उनके अकॉर्डिंग इंडिया को सभी देशों से मतलब फ्रेंडली रिलेशन बनाना चाहिए अपनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए। समझ में आया? 2 बार मैंने गलत बोल दिया। यानी कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए वो बोल रहे हैं कि वो चीज़ जो थी वो ये कहना चाहते हैं ना, अमर्त्य सेन का ये मानना था कि इंडिया को अपनी प्रॉस्पेरिटी बनाने के लिए, ठीक है, फ्रेंडली रिलेशनशिप बनानी चाहिए। I agree, but we all must also bear in mind India experience in the past. यानी लेकिन मैं एग्री करता हूँ कि ठीक है फ्रेंडली रिलेशन बनाने चाहिए, लेकिन हमें अपना पास्ट नहीं भूलना चाहिए, ठीक है, जो कि पास्ट में इंडिया ने एक्सपीरियंस किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्पोक इन यूनाइटेड नेशन अगेंस्ट न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एंड
एडवोकेटेड ज़ीरो न्यूक्लियर वेपन इन ऑल कंट्रीज़। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने क्या बोला, यूनाइटेड नेशन में न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के अगेंस्ट बोला, और क्या एडवोकेट किया, ज़ीरो न्यूक्लियर वेपन इन ऑल कंट्री, यानी हर कंट्री में ज़ीरो न्यूक्लियर वेपन हो, यानी हो ही ना कोई भी जो भी न्यूक्लियर वेपन हो वो किसी भी कंट्री में ना हो। वी नो द रिजल्ट, वन शुड नोट दैट देयर आर मोर देन 10,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स ऑन अमेरिकन सॉइल। अब ये बता रहे हैं रियलिटी कि वो जो बोले हैं उन्होंने तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यूएन में जाके बोल दिया कि न्यूक्लियर पावर किसी के पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन एक्चुअल आपको भी फैक्ट पता है कि जो अमेरिका है उसकी क्या है, अमेरिकन सॉइल पे 10,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, और क्या बोल रहे हैं 10,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स और ऑन रशियन सॉइल, यानी रशिया में भी सेम है, एंड देयर आर नंबर ऑफ देम इन यूके में भी है, चाइना में भी है, फ्रांस में भी है, पाकिस्तान में भी है, सम अदर कंट्रीज, ठीक है। अब ये बता रहे कि ये तो बोला गया है कि न्यूक्लियर पावर किसी भी कंट्री के पास नहीं होनी चाहिए, लेकिन रिजल्ट क्या है, सबके पास अपनी एक न्यूक्लियर पावर है ही। समझ में आया? देखिए अब स्टार्ट सेकेंड, and the recent agreement between USA and Russia only talk about reducing the number of nuclear warhead to 2,000 each, and even the agreement are limping. Nobody take the reduction of warhead in a serious terms. यानी कि उन्होंने जैसे रशिया और यूएसए ने क्या बोला कि हाँ हम 2000 अपनी जो न्यूक्लियर पावर है इन सबको कम वम करेंगे, ठीक है, इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको किसने सीरियसली लिया, समझ में आया? किसी ने उस चीज़ को सीरियस टर्म्स में नहीं लिया। देयर मस्ट बी अ मूवमेंट बाय दोज हु आर अगेंस्ट मी 1998 टेस्ट इन अमेरिका एंड रशिया। देखिए वो बोल रहे हैं कि तो जो विरोधी हैं, जो ये विरोध कर रहे हैं कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होनी चाहिए, उनको तो वहाँ पे भी जाके प्रोटेस्ट करना चाहिए ना, कि उन्होंने उस चीज़ को लेके सीरियस क्यों नहीं हुए। अगर वो बोल रहे हैं कि 2000 से वो कम करेंगे न्यूक्लियर पावर, तो फिर उनको वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट करे भाई, समझ में आए? ये बोल रहे हैं कि जो वो मई 1998 टेस्ट हुआ था अमेरिका में एंड रशिया में और अदर वेस्टर्न कंट्रीज टू अचीव जीरो न्यूक्लियर वेपन स्टेटस, वहाँ यानी कि जो अब जैसे मई 1998 बहुत सीरियस डे है, आपको याद रखना पड़ेगा, बार बार ये वर्ड आएगा, तो उस जैसे अमृत्यासी ने बोला इंडिया में जो हुआ है ये टेस्ट फायर्स वगैरह, वो सबसे इल है, यानी सबसे ख़राब चीज़ हुई है जो इंडिया में। तो जो रशिया और अमेरिका कर रहे हैं कि अचीव ज़ीरो न्यूक्लियर वेपन स्टेटस, उस पर वो लोग अमल नहीं कर रहे हैं। इस बात के लिए मूवमेंट तो होना ही चाहिए, वहाँ पे भी आंदोलन करो, वहाँ पे भी धरना दो, समझ में आया? धरना नहीं, आंदोलन करो, वहाँ पे भी ये चीज़ बताओ कि सिर्फ अपनी कंट्री में देख रहे हैं, ठीक है। Is it essential to remember that two of our neighboring countries are armed with a nuclear weapons and missiles? Can India be a silent spectator? यानी वो बोल रहे हैं कि ये याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि दो हमारे नेबरिंग कंट्री हैं जो कि किससे हैं, न्यूक्लियर पावर है उनके पास, न्यूक्लियर वेपन है, मिसाइल्स है, तो कैसे इंडिया जो है साइलेंट स्पेक्टेटर यानी कि दर्शक, स्पेक्टेटर यानी कि दर्शक, कैसे इंडिया एक इंडिया शांत दर्शक बन के देखता रहेगा। बेसिकली ये हो रहा है ना कि सामने वाले के पास गन है और तुम अपने आप को शांति से बैठाए रहोगे कि नहीं नहीं ठीक है ये मुझे मार दे। तो जैसे आप कभी किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं और सामने वाले के पास मिसाइल्स नहीं, उस मान लो कि आप कहीं फंस गए, उसके पास गन है, तो आप भी तो कुछ ले के रखेंगे ना अपनी प्रोटेक्शन के लिए, तो क्या आप देखते रहेंगे उसका चेहरा? यहाँ पे बेसिकली इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे हैं कि क्या इंडिया बस देखता ही रहेगा, इंडिया शांति से नहीं देखेगा, समझ में आया? इंडिया has been invaded in the last 3 years by succession of conqueror including the British। यानी इंडिया पे कौन कौन राज किया है? ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, पोर्टुगीज, either to enlarge their फोन दो टेरिटरी और टू स्प्रेड अ रिलीजन और टू स्टील द वेल्थ ऑफ द कंट्री। यानी वो बता रहे हैं कि करीबन 3000 सालों से यही होता आ रहा है क्या कि इंडिया को कोई रूल करने वाला आ जा रहा है और उस पर रूल कर रहा है, किस किस रीज़न की वजह से? अपनी टेरिटरी बढ़ाने के लिए, अपनी रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए, या फिर हमारी कंट्री का वेल्थ चुराने के लिए। वाई इज इट इंडिया नेवर इन्वेडेड अदर कंट्रीज, यानी क्यों आखिर इंडिया ने कभी ऐसा चीज़ इन्वेड नहीं किया है ना दूसरी कंट्रीज को। सो विद अ फ्यू, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस दिया गया है। इन्वेड यानी कि आक्रमण, यानी क्यों इंडिया ने आक्रमण नहीं किया, यानी कि फ्यू एक्सेप्शंस इन तमिल किंगडम्स
सो इज इट बिकॉज आवर किंग वर नॉट ब्रेव इनफ? क्या ये इस वजह से उन्होंने कभी आक्रमण नहीं किया कि यहाँ के किंग ब्रेव नहीं थे? The truth is, Indians were tolerated and never understood the true implications of being ruled by other for generations. Implications यानी छुपे रहस्य। ये इस वजह से क्योंकि इंडिया कभी भी उस रहस्य को समझ नहीं पाए कि आखिर क्यों जनरेशन टू जनरेशन उनको कोई रूल कर रहा है। बट आफ्टर अ लॉन्ग इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, यानी इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल के काफ़ी टाइम जो है बाद, व्हेन वी आर गॉट आवर फ्रीडम, ऑल आवर कंट्री गॉट यूनाइटेड एंड हैज़ फिजिकल बाउंड्रीज। जब हमारी कंट्री फ्रीडम फ्रीडम मिली हम लोगों को, कंट्री यूनाइट हुई, एकजुट हुई और उसकी फिजिकल बाउंड्री वगैरह भी है। इज इट पॉसिबल टू रिमेन विद द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी एज द ओनली गोल? तो क्या अभी भी हम लोगों को सिर्फ एक इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ही अपना गोल रखना चाहिए? द ओनली वे टू शो द स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज टू माइल्ड टू डिफेक्ट इट। यानी ये बोल रहे हैं, यानी ये जो है, ये जो तरीका है, यानी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, ये इंडिया को डिफेक्ट कर सकता है, यानी ख़राब कर सकता है। यानी अगर हम लोग सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ सिर्फ पैसों में ही काउंट करवाएंगे तो ये भी इतनी अच्छी बात नहीं होती, यानी ये भी अपनी कंट्री को ख़राब कर सकता है। स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ, यानी स्ट्रेंथ की रिस्पेक्ट करता है, नॉट वीकनेस। ठीक है, स्ट्रेंथ मीन्स मिलिट्री माइट एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, यानी सिर्फ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी नहीं, मिलिट्री माइट भी ज़रूरी है। द डिसीजंस एंड द पॉलिसीज ऑफ आवर UNSC, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि जो डिसीजंस और पॉलिसीज है UNSC की, आर डिक्टेटेड बाय द कंट्रीज हु पॉजेस न्यूक्लियर पावर्स। यानी जो UNSC की जो भी पॉलिसीज हैं वो कौन दिए, जो भी वो पॉलिसीज रखते हैं वो कौन देता है? कौन डिक्टेटेड का मतलब होता है दिए जाते हैं या तैयार किए जाते हैं। कौन कंट्री तैयार करती है? बाय द कंट्री हु पॉजेस न्यूक्लियर वेपन्स, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं। How is it we did not get a seat in Security Council so far but other nations are recommended that India be made a member? यानी कैसा रहेगा ये कि we did not get a seat in the Security Council, यानी हम लोग को सीट ना मिले सिक्योरिटी काउंसिल में so far, but now other nations are recommended that India be the member, और बाकी सारी कंट्रीज क्या रिकमेंड करें कि इंडिया को भी मेंबर बनना चाहिए। In this regard there is another incident I would like to narrate, यानी अब वो एक और इंसिडेंट नरेट करना चाहेंगे। माई फ्रेंड एडमिरल L. Ramdas, who retired as a naval chief, told me that he and his group of people would hold a demonstration before parliament protesting against the nuclear tests carried out in May 1998। यानी वो तेरे मेरे फ्रेंड जो है, उस जो रिटायर्ड नेवल ऑफिसर है, वो क्या बोल रहे हैं कि वो और उसकी ग्रुप ने क्या किया, डेमोन्स्ट्रेशन किया बिफोर पार्लियामेंट। किस चीज़ के लिए? प्रोटेस्ट करने के लिए अगेंस्ट द न्यूक्लियर टेस्ट। जो भी न्यूक्लियर टेस्ट हुआ है मई 1998 में, वो क्या बोल रहे हैं, ये उनके अगेंस्ट का मतलब अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे, उनके दोस्त ने कहा। आई रिप्लाई टू माई फ्रेंड, तो फिर वो अपने फ्रेंड को रिप्लाई देते हुए कहते हैं, ही एंड हिज ग्रुप शुड फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ वाइट हाउस एंड द Kremlin against the large quantity of nuclear warheads and ICBMs। यानी वो क्या बोल रहे हैं कि वो जो अपने इंडिया में जो भी न्यूक्लियर टेस्ट हो गया है मई 1998 में, उसके खिलाफ वो जो पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट करने वाले थे, डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले थे, उनसे मैंने उसको ये रिप्लाई दिया कि पहले तुम वहाँ वाइट हाउस में जाके वही सेम चीज़ करो, यानी वहाँ पे भी ये चीज़ विरोध करो। आई कॉल टू माई पीपल टू राइज टू ग्रेटनेस। मैं अपने लोगों से क्या बोलता हूँ, उठो, ग्रेटनेस यानी कि मतलब महान बनो, मैं उनको ये बोल रहा हूँ। इट इज़ कॉल्ड टू ऑल इंडियंस टू राइज टू देयर हाइएस्ट कैपेबिलिटीज़। यानी वो क्या बोल रहे हैं कि मैं सारे इंडियंस को ये कह रहा हूँ कि अपनी हाइएस्ट कैपेबिलिटी पे उठो, राइज करो। व्हाट आर द फोर्सेस विच लीड टू द राइज और फॉल ऑफ नेशन। यानी अब वो बता रहे हैं कि कौन ऐसे फोर्सेस हैं जो कि किसी भी कंट्री के फॉल या फिर राइज पे लीड करते हैं, यानी कौन से ऐसे फोर्स हैं जिससे कोई कंट्री ऊपर उठती है या नीचे गिरती है। एंड व्हाट आर द फैक्टर्स विच गो टू मेक अ नेशन स्ट्रॉन्ग, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि नेशन को स्ट्रॉन्ग नेशन बनाते हैं। 3 फैक्टर्स आर इनवेरिएबली फाउंड इन स्ट्रॉन्ग नेशन। यानी अब वो बता रहे हैं कि ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो कि नेशन को स्ट्रॉन्ग बनाती है। पहला, कलेक्टिव प्राइड इन इट्स अचीवमेंट्स, यानी जो भी हमारी कंट्री ने अचीव किया है उसके ऊपर हमें गर्व होना चाहिए,
एकता होनी चाहिए यानी यूनिटी होनी चाहिए, एंड द एबिलिटी फॉर कंबाइंड एक्शन, यानी एक हमारे पास एक एबिलिटी होनी चाहिए किसी भी एक्शन को करने के लिए, कंबाइंड एक्शन। यहाँ पे ये 3 चीज़ें एपीजे अब्दुल कलाम ने बोली। फॉर अ पीपल एंड नेशन टू राइज टू द हाइजेस्ट, यानी जो भी वो लोग होते हैं एंड नेशन टू राइज टू द हाइजेस्ट, यानी वो जो नेशन है जो ऊपर की तरफ जो भी उठता है, दे मस्ट हैव अ कॉमन मेमोरी ऑफ ग्रेट हीरोज, यानी जो भी नेशन जो उसके पीपल ग्रेट होते हैं या फिर उसकी कंट्री ऊपर तक रहती है, नेशन ऊपर तक रहता है, उन सब के पास एक कॉमन मेमोरी होती है ग्रेट हीरोज की एंड एक्सप्लॉइट्स ऑफ अदर एडवेंचर्स एंड ट्रायम्फ इन दी, ट्रायम्फ यानी विजय या फिर जीत इन द पास्ट, यानी वहाँ के लोग या फिर वो नेशन जो कि ऊंचाई को छूता है, राइज करता है अपने हाईएस्ट पीक पे, वो क्या बोल रहे हैं, उन सब के पास एक कॉमन मेमोरी है अपने हीरोज़ के बारे में, और जो भी मतलब कुछ ऐसी हीरो सेटअप है उन लोग के पास, और वो मेमोरी में उन लोग के पास है उनकी जीत के बारे में, जो भी उन्होंने पास्ट में विजयी हुए हैं उन सब के बारे में कोई ना कोई तो रहता ही है मेमोरी। इफ़ ब्रिटिश रोज टू ग्रेट हाइट, अगर ब्रिटिश आज इतने ऊपर उठे हैं तो उनका रीज़न क्या होगा, दे माइट हैव अ ग्रेट हीरोज टू एडमायर, यानी वहाँ पे लॉर्ड नेल्सन से और मतलब लॉर्ड नेल्सन कह लो, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन कह लो, ठीक है, तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो इन लोगों को देख के ग्रेट हीरोज मानते हैं। जापान रिप्रेजेंट फाइन एग्जाम्पल ऑफ नेशनल प्राइड, यानी जापान को नेशनल प्राइड का एक अच्छा खासा एग्जाम्पल मान सकते हैं। द जापानीज आर प्राउड ऑफ बीइंग वन पीपल, जापानी को पता है क्या बोला, जापानीज जो होते हैं वो अपने आप को वन पीपल बोलते हैं, यानी वी ऑल आर सेम, ठीक है, वी हैव वन कल्चर, वहाँ पे बोलते हैं बीइंग वन पीपल वन कल्चर, बिकॉज ऑल ऑफ दे कुड ट्रांसफॉर्म अ ह्यूमिलेटिंग मिलिट्री डिफीट इनटू अ ट्रायम्फेंट इकोनॉमिक विक्ट्री, यानी वो बोल रहे हैं जैसे जापान जैसी वॉर, जापान वाला वॉर आप लोगों को पता होगा ना, हिरोशिमा एंड नागासाकी वाला जो बॉम्ब थ्रो किया गया था, उसके बाद भी अगर जापान आज वन पीपल वन कल्चर बोल रहा है अपने आप को, आज वो इतना ऊपर उठ चुका है, प्राउड है वो, तो व्हाट आर द रीज़न, है ना। ऑल नेशन which have risen to greatness have been characterized by this sense of mission, यानी जो भी नेशन आज इतने ऊपर उठे हैं उनके पास क्या है, एक सेंस है, एक मिशन है, मिशन ऑफ सेंस ऑफ मिशन है। द जापानीज हैव इट इन लार्ज अमाउंट, आई मीन लार्ज मीजर, यानी जापानीज के पास जो भी जापानी लोग हैं उनके पास ये बहुत है। सो डू द जर्मन्स, और जर्मन्स के पास भी है। इन द कोर्स ऑफ 3 decades जर्मनी वॉज ट्वाइस ऑल बट डिस्ट्रॉयड, यानी दो दशक में हुआ क्या कि जर्मनी भी बहुत आई मीन 3 decades में जो जर्मनी है, यानी जो 3 दशक है वहाँ पे जर्मनी 2 बार वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन फिर भी आज वो इतना ज़्यादा ऊपर है, यानी जर्मनी भी कुछ कम नहीं है जापान से। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जैसे जापान आज इतना ऊपर उठ चुका है, प्राउड है हर चीज़ के लिए, वन पीपल वन कल्चर बोल रहा है, तो जर्मनी भी 2 बार वर्ल्ड वॉर सेकेंड में वो भी बहुत बार तहस नहस हो चुका है, लेकिन फिर भी आज उसमें स्टिल हैव अ सेंस ऑफ डेस्टिनी वॉज नेवर डिमिंड, यानी कि आज भी उसकी एग्जाम्पल लेते हैं लोग समझ में। एंड नेट इट्स पीपल सेंस ऑफ डेस्टिनी नेवर डिमिंड फ्रॉम द एशेस ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मैंने बताया ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इट हैज़ इमर्ज्ड अ नेशनल इकोनॉमिकली पावरफुल एंड पॉलिटिकली असर्टिव। इफ जर्मनी कैन बी अ ग्रेट नेशन वाई कांट इंडिया, यानी अगर जर्मनी इतनी 2 बार उसमें 3 दशक में 2 बार वो बर्बाद हो चुका है जर्मनी वॉर वगैरह की वजह से, तब भी आज वो अगर इतने ऊपर उठ चुका है तो इंडिया इतना ग्रेट बन चुका है, तो आखिर इंडिया क्यों नहीं है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली फॉर इंडिया हिस्टोरिक फोर्सेस have not given a common memory to all communities by taking them back to their roots a millennium down the ages। देखिए इसका मतलब क्या होता है ना, मिलेनियम का मतलब होता है पीछे, है ना, तो इसमें बोला जा रहा है कि लेकिन इंडिया यहाँ पे क्यों नहीं है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली क्या है कि इंडिया में जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ रहती है उसके अलग अलग हीरो मानते हैं, यानी सब एक चीज़ को नहीं करते हैं। अगर मान लो कोई मुस्लिम है तो वो कहेगा कि मेरा जो आइडियल रहेगा या मेरा हीरो रहेगा वो मुस्लिम ही रहेगा, वो हिंदू नहीं हो सकता। अब क्रिश्चियन भी ये कहेगा कि मेरे जो हीरो हैं वो क्रिश्चियन ही होंगे, मतलब कि वो हिंदू नहीं हो सकते। इन्हीं सारी रीजंस की वजह से जो सब अपना अपना कर रहे हैं वो कभी वन पीपल नहीं हो पाए।
इसी की वजह से इंडिया आज वो इतना महान नहीं है, उस टाइम पे भी और आज भी ये चीज़ सिस्टम चलता है। ये हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी में वॉर चलती है, क्रिश्चियंस अलग रहते हैं, मुस्लिम अलग रहते हैं, समझ में आया। Not enough efforts have been taken in the last 50 years to foster that memory। और 20 मतलब 50 साल से भी अभी तक कोई एफर्ट्स लगाए भी नहीं गए हैं, समझ में आया, ताकि ये जो वन मेमोरी है उसको फॉस्टर करने के लिए। आई हैड द फॉर्चून ऑफ लर्निंग मैनी ऑफ आवर रिलीजन इन द कंट्री फ्रॉम माई चाइल्डहुड। अब APJ अब्दुल कलाम बोलते हैं कि मैं तो बहुत फॉर्चुनेट हूँ, बहुत खुश किस्मत हूँ कि मुझे हर एक रिलीजन के बारे में सीखने का मौका मिला चाइल्डहुड से ही। इन हाई स्कूल एंड देन ऑनवर्ड फॉर नियरली 70 ईयर्स, यानी चाइल्डहुड से ही और 70 साल में जब वो लिख रहे हैं उस टाइम का वो अपना एज बता रहे हैं कि 70 ईयर्स मैंने हर एक रिलीजन के बारे में कुछ न कुछ सीखा। When expect I realize in that central theme of any religion is, एक चीज़ वो रियलाइज़ किए कि हर एक रिलीजन में एक सेंट्रल थीम होता है, वो क्या है, स्पिरिचुअल वेल बीइंग, यानी स्पिरिचुअली वेल बीइंग। यही सारे धर्मों का, यानी कोई भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इन सब का एक ही उद्देश्य रहता है, सेंट्रल थीम रहता है उस रिलीजन का, स्पिरिचुअल वेल बीइंग। Indeed, it should be understood the foundation of secularism in India has to derive from spirituality। अब यहाँ पे देखिए, it is because our sense of mission has weakened that we have ceased to be true to our culture and ourselves। सीज्ड का मतलब क्या होता है, खत्म, ठीक है, या फिर कोई चीज़ जकड़ लिया है। स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता, ओके, वे वो जाए या ये इसलिए क्योंकि जो हमारा सेंस ऑफ मिशन है वो इतना वीक है कि हमको सीज कर लिया गया है। टू बी ट्रू टू आवर कल्चर, टू आवर सेल्फ, यानी हम लोग सिर्फ ये सब सोचते हैं ना कि हमें अपने कल्चर के लिए जैसे अब एक चीज़ एग्जांपल इसके ले सकते हैं कि अगर मान लो कि मुस्लिम अगर कोई मान लो कम्युनिटी है एक एग्जांपल, तो वो सोचेगा कि मैं हिंदू का क्यों फेस्टिवल सेलिब्रेट करूँ, ये तो फिर मेरे स्पिरिचुअल में या मेरे कल्चर में ये सारी चीज़ें हैं ही नहीं। सो यही हमारा जो सेंस ऑफ मिशन है इतना वीक है और जकड़ लिया है हम लोगों को कि हम लोग क्या है, वी हैव सीज्ड टू बी ट्रू टू आवर कल्चर एंड आवरसेल्फ। इफ वी कैन कम टू लुक अपॉन आवरसेल्फ एज डिवाइडेड पीपल विथ नो प्राइड इन आवर पास्ट एंड नो फेथ इन फ्यूचर, what else we look forward to except frustration, disappointment and despair। despair यानी कि निराशा, ठीक है, यानी अगर बोल रहे हैं कि हम ऐसे ही लुक करेंगे खुद को, एक डिवाइड पीपल यानी अलग अलग हैं लोग, विथ नो प्राइड, खुद में कोई भी प्राइड नहीं है, हमारे पास्ट को लेके कोई फेथ नहीं है कि कैसा फ्यूचर होना चाहिए, तो अब हम सिवाय फ्रस्ट्रेशन के, डिसअपॉइंटमेंट के और निराशा के हम एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट, in India, the core culture goes beyond time. It precedes the arrival of Islam. It precedes the arrival of Christianity. The early Christians, like the Syrian Christians of Kerala, have retained their Indianness with admirable determination। देखिए, इस्लाम पता है कब आया, इस्लाम आया है 570 में, क्रिश्चियंस आए हैं 2000, ठीक है, 2000 साल पहले, और जो अर्ली क्रिश्चियंस है वहाँ पे ये बात की गई है, सीरियन क्रिश्चियंस ऑफ केरला। सो अब समझ में आ गया होगा कि कब कौन कौन आया है। तो ये बोल रहे हैं कि जो अर्ली क्रिश्चियंस है, जो सीरिया से आए थे क्रिश्चियंस जो कि केरला में बसे हैं, उन्होंने अब रिटेन कर लिया इंडियन कल्चर वगैरह को विथ एडमिरेबल डिटर्मिनेशन। आर दे लेस क्रिश्चियन बिकॉज दे मैरिड अ वुमेन वियर अ मंगलसूत्र और द मेन फोल्क वियर द धोती इन द केरला स्टाइल। यानी अब वो बोल रहे हैं कि जो सीरियन क्रिश्चियन हैं वो जो आके केरला में बसे हुए हैं, तो अगर उन्होंने मान लो किसी ऐसी विमेन से शादी कर ली जो गले में मंगलसूत्र पहनी हुई है, ठीक है, या फिर जो मेन फोल्क है वहाँ के वो धोती वगैरह पहन रहे हैं केरलन स्टाइल में, तो क्या वो लेस क्रिश्चियन हो गए, यानी कि अब वो अपने धर्म पे, यानी वो अपने धर्म के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं कि अगर वो क्रिश्चियन है तो वो ये सब पहन नहीं सकते। जैसे एग्जाम्पल मैंने वो एग्जाम्पल दिया था ना कि फेस्टिवल नहीं मनाएंगे मुस्लिम या फिर हिंदू जो भी है, तो वो यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या क्रिश्चियन जो इस तरह का पहन लेते हैं या फिर किसी ऐसी वुमेन से शादी करते जो मंगलसूत्र पहनती है या फिर धोती वगैरह पहन ले, तो क्या वो लेस क्रिश्चियन हो गए? नहीं ना। केरला चीफ मिनिस्टर AK एंटनी इज नॉट हेरिटिक बिकॉज ही एंड हिज पीपल आर अ पार्ट ऑफ केरला कल्चर। यानी इसमें मिनिस्टर जो है केरला के CM AK एंटनी, वो क्या बोल रहे हैं वहाँ पे, देखिए हेरेटिक का मतलब होता है विधर्मी, ठीक है, यानी कि तो वो अपने धर्म के खिलाफ तो नहीं जा रहे ना, यानी इसमें AK एंटनी वहाँ के में दो कल्चर से मिल घुल चुके हैं, केरल कल्चर से, जबकि वो क्या है,
वहाँ की नहीं है एक्चुअल में। बीइंग अ क्रिश्चियन मतलब ए के एंटनी क्या है, क्रिश्चियन है, बट वहाँ के कल्चर से वो घुल मिल चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो विधर्मी है। बीइंग अ क्रिश्चियन डज नॉट मेक हिम एन एलियन, मतलब क्रिश्चियन है इससे वो एक एलियन नहीं बन जाते हैं वहाँ पे। ऑन द कंट्रारी इट गिव्स एन एडेड डायमेंशन टू हिज इंडियननेस, यानी उसके बदले, यानी वो एक एलियन नहीं बन जाते बल्कि उनके बदले वो एक क्रिश्चियन है और वहाँ पे जाके वो सेटअप हो गए हैं, वो कल्चर वगैरह को अपना लिए हैं, वो उन्हें क्या दे रहा है, एक डायमेंशन दे रहा है। उनकी इंडियन होने में डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस को ऐड कर रहा है। ए आर रहमान में भी अ मुस्लिम, ए आर रहमान कौन है आप सबको पता होगा, वो एक मुस्लिम है, बट हिज वॉइस इकोज इन द सोल ऑफ ऑल इंडियंस ऑफ वट एवर फेथ वी सिंग्स इन वंदे मातरम। जो वंदे मातरम उन्होंने गाना गाया है, उन जो वंदे मातरम उन्होंने गाया है वो हर एक जगह चलती है, वो हर एक इंडियन की उनकी आत्मा में इको करती है, वो उनकी वॉइस हर जगह सबके कानों में गूंजती है, जैसे हम लोग भी सुनते हैं। तो वो ए के रहमान तो क्या है, आई मीन ए आर रहमान मुस्लिम है लेकिन उन्होंने वंदे मातरम गाया है। समझ में आया, ये एक एग्जाम्पल है। आप आंसर बनाते हुए इनका एग्जाम्पल जरूर डालिएगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। द ग्रेटेस्ट डेंजर टू अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड अ सेंस ऑफ पर्पस कम्स फ्रॉम दोज आइडियोलॉजिस्ट हु सीक टू डिवाइड द पीपल, यानी सबसे बड़ा खतरा उन लोगों के लिए जिनकी जो सेंस ऑफ यूनिटी है और जो सेंस ऑफ पर्पस है वो उनकी आइडियोलॉजीज क्या है, उनकी डिवाइड करना, लोगों को डिवाइड कर देना। यानी सबसे बड़ा खतरा उन लोगों से है और उनकी सेंस से है जो लोगों को डिवाइड करना चाहते हैं, यानी लोगों के बीच में दीवार खड़ी करते हैं, अलग करना चाहते हैं। उनकी आइडियोलॉजी से ही सबसे बड़ा खतरा है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्टोव्स ऑन ऑल द सिटीजन्स टोटल इक्वालिटी अंडर इट्स प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला। बेस्टोव्स यानी कि प्रदान करता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, एक अम्ब्रेला है ना, जिसके अंदर सब लोग क्या है, इक्वल है। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी इक्वालिटी प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है, यानी बिस्टोव्स। ओके, व्हाट इज नाउ कॉज फॉर कंसर्न इज द ट्रेंड्स टुवर्ड पुटिंग रिलीजन फॉर्म ओवर रिलीजियस सेंटिमेंट्स। अब यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ बोल दी गई है कि जो रिलीजियस फॉर्म्स है उसको रिलीजियस सेंटिमेंट से ऊपर रखा गया है। अब जैसे एग्जाम्पल ले लो कि मान लो कि जैसे एग्जाम्पल कि हम लोग मान लो किसी की पूजा कर रहे हैं, तो हम लोग के पास कोई सामान नहीं है, तो मान लो हम लोग के पास बहुत ज़्यादा श्रद्धा है, ठीक है, तो सामान ना भी होने का कोई फ़ायदा नहीं। जैसे हम लोग मान लो पूजा कर रहे हैं, हमारे पास फूल नहीं है चढ़ाने को, लेकिन हम लोग बहुत ही भगवान को श्रद्धा भाव से उनकी पूजा कर रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो जो फूल है वो क्या है, एक रिलीजियस फॉर्म है, और जो मेरा जो श्रद्धा है वो क्या है, रिलीजियस सेंटिमेंट है। लेकिन आज के लोगों में रिलीजियस फॉर्म ज़्यादा हो गया है, यानी सब कुछ चढ़ा दिया लेकिन मन में श्रद्धा नहीं है, वो यहाँ पे कहना चाहते हैं। और रिलीजियस सेंटिमेंट से ज़्यादा उठ चुके हैं, यानी श्रद्धा नहीं है लेकिन हर चीज़ चढ़ा दे रहे हैं भगवान को कि ये लीजिए, भगवान को भर दिए। वैसे ही मुस्लिमों में चादर चढ़ा रहे हैं, मन में श्रद्धा ही नहीं है, क्या है, बस जाके चढ़ा दिए, ये हो गया। देखिए, किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहिए, बिकॉज एक्सप्लेन करने के लिए बोलना पड़ता है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि आप रिलीजियस फॉर्म कर रहे हो, वो आपका ज़्यादा उठ चुका है, लेकिन रिलीजियस सेंटिमेंट आपका नहीं, यानी आपके दिल में वो प्रेम श्रद्धा भाव नहीं है भगवान के लिए, लेकिन रिलीजियस फॉर्म आप लोग कर रहे जा रहे हो। वो बोला जा रहा है कि हर चीज़ में आज रिलीजियस फॉर्म ज़्यादा हो गया रिलीजियस सेंटिमेंट से। Why can't we develop a cultural, not religious context for our heritage that serves to make Indian of us all? यानी हम लोग क्यों नहीं डेवलप कर सकते हैं कल्चरल नॉट रिलीजियस, यानी रिलीजन जहाँ पे आ जाता है ना वहाँ पे सब कुछ खराब हो जाता है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि क्यों हम लोग एक कल्चरल कंटेक्स्ट नहीं डेवलप कर सकते अपने हेरिटेज के लिए, जो कि इंडिया को, सब लोगों को एक इंडियन बना सके। द टाइम हैज़ कम टू फॉर अस टू स्टॉप डिफ्रेंशिएटिंग। ये वक्त आया है किस लिए, हम लोग को डिफरेंस करने के लिए, अब डिफ्रेंशिएशन स्टॉप करने के लिए, कि अब ये वक्त आया है कि अब हम लोग ये सब जो डिफरेंस कर रहे हैं लोगों में, जो भेदभाव कर रहे हैं, उसको रोकें, स्टॉप करें। वट वी नीड टूडे इज़ विजन फॉर आवर नेशन विच कैन ब्रिंग यूनिटी। यानी अब हम लोग को करना क्या चाहिए, आज हम लोग को आज सोचना चाहिए कि हम एक ऐसा विजन बनाए अपने नेशन के लिए जो कि एकता लेकर आए, लोगों में एकता लेकर आए। यानी खुद के कंट्री में सब लोग नहीं एक दूसरे से झगड़ा लड़ाई कर रहे हैं, समझ में आया। यानी बाहरी को किसी को मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पे तो सब लोग खुद ही एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करके मर जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एकता होनी चाहिए। आज हम लोगों को एक विजन सेटअप करना चाहिए अपने नेशन के लिए जो कि एकता लेकर आए। इट इज़ व्हेन वी एक्सेप्ट India in all its splendid glory that with shared past at base we look forward to shared future of peace and prosperity, of creation and abundance.
यानी कि देखिए स्प्लेंडेड ग्लोरी यानी कि शान, यानी शानदार वगैरह। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अब क्या है, ये तभी होगा जब हम एक्सेप्ट करेंगे इंडिया और इसकी शान को, यानी उसकी ग्लोरी को, विद अ शेयर्ड पास्ट, यानी वो जो पास्ट है, यानी पास्ट में जो भी होगा उसको शेयर्ड पास्ट एज अ बेस, अपनी बेस बनाएंगे। बेस कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता ही है, क्योंकि बिना बेस के फिर आप किसी भी बिल्डिंग को सेटअप ही नहीं कर सकते। यानी बेस मजबूत होगा तो मतलब वो बिल्डिंग भी मजबूत हो गया, ऐसा आपने सुना है। वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमको अपनी जो शेयर्ड पास्ट है, यानी जो भी पास्ट में अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं शान वगैरह की, उनको बेस बना के वी कैन लुक फॉरवर्ड टू शेयर अ फ्यूचर ऑफ पीस एंड प्रोस्पेरिटी, यानी एक पीस और प्रोस्पेरिटी का एक फ्यूचर को हम लोग लुक करें, एक फॉरवर्ड अपना एक थिंकिंग करके, जो कैसा हो हमारा नेशन पीस और प्रोस्पेरिटी से भरा हो, ऑफ क्रिएशन एंड अबंडेंस, यानी अबंडेंस यानी फलने फूलने का। समझ में आया? आवर पास्ट इज देयर विथ अस फॉर एवर, हमारा पास्ट हमारे साथ हमेशा रहेगा। इट हैज़ टू बी नर्चर्ड इन गुड फेथ, इसको हम लोग को कैसे पोषण करना है? गुड फेथ के साथ, यानी फेथ के साथ। नॉट डिस्ट्रॉयड इन एक्सरसाइज ऑफ पॉलिटिकल अपमैनशिप, यानी कि इसको हम लोग कैसे नर्चर करना चाहिए? गुड फेथ का, जो कि एक पॉलिटिकल, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जो पॉलिटिक रहते हैं, जो फिर जो भी पॉलिटिकल पीपल रहते हैं, उनके पास बहुत पावर होती है कि वो किसी चीज़ को बनाए या बिगाड़ सकते हैं। तो एक अच्छा लीडर आपको अच्छा डायरेक्शन देगा, लेकिन बुरा लीडर आपस में ही लड़ाई झगड़ा करवाएगा। समझ में आया? तो हम यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि हमारे अपने जो देश है उसको कैसे नर्चर करना चाहिए? फेथ के साथ, ना कि कोई वन मैनशिप करके। यानी जैसे हम लोग एक एक की अगर बात करेंगे कि हम ही हैं, तो वो कभी भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ लिखा है ना, नॉट डिस्ट्रॉयड इन एक्सरसाइज ऑफ पॉलिटिकल वन अपमैनशिप। ओके, वे वाज आई या द डेवलप्ड इंडिया विल नॉट बी नेशन ऑफ सिटीज़, यानी जो डेवलप इंडिया है वो सिर्फ ये नहीं हो कि नेशन है सिटीज़ वगैरह का। इट विल बी ए नेटवर्क ऑफ प्रॉस्पेरस विलेज एम्पावर्ड बाय टेलीमेडिसिन। अच्छा, आपको पता, टेलीमेडिसिन यानी कि जैसे हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करना, जो कि बहुत ही ऐसे एरिया में रहते हैं, फिर डिस्टेंस वगैरह के एरिया में रहते हैं थोड़ा सा, वहाँ पे अगर हम लोग हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो वहाँ पे टेलीमेडिसिन बोलते हैं। ठीक है? सो यानी वो बोल रहे हैं कि सिर्फ इंडिया सिटीज़, मतलब एक ऐसा नेशन हो जिसमें सिटीज़ है, वहाँ पे मतलब विलेज भी इतने प्रॉस्परस हों, जो कि टेलीमेडिसिन वहाँ की फैसिलिटी मिल रहा हो, उनको टेली एजुकेशन मिल रहा हो, ई कॉमर्स फैसिलिटीज़ उनको भी प्रोवाइड हो, यानी सिर्फ सिटीज़ में ही ना हो, विलेजेस का भी यहाँ पे डेवलपमेंट हो। द न्यू इंडिया विल इमर्ज आउट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी जो न्यू इंडिया है वो क्या है? इमर्ज करे विद द कॉम्बिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायो साइंसेज, एग्रीकल्चर साइंसेज एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। The political leader would be working with zero bond of knowledge, that the nation is bigger than individual interest in political parties। यानी उन्होंने पॉलिटिकल लीडर्स को भी यही चीज़ बोला है कि जो पॉलिटिकल लीडर है उनको कैसा होना चाहिए? उनको अपने इंटरेस्ट से ज़्यादा बड़ा, यानी जो अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट है और पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो इंटरेस्ट है उनसे ज़्यादा बड़ा नेशन का डेवलपमेंट उनका एक गोल होना चाहिए। यानी उनका गोल क्या होना चाहिए? खुद का इंटरेस्ट से, मतलब खुद के लिए जो वो लोग करते हैं वो उनका नहीं होना, मतलब बेसिकली जो पॉलिटिकल पार्टीज अपने बारे में न सोचे, पहले खुद के इंटरेस्ट के बारे में न सोचे, खुद का जेब भरने के बारे में न सोचे, वो किसके लिए सोचे? इंडिया को, अपने नेशन को बिगर बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए। दिस एटीट्यूड will lead to minimizing the rural-urban divide as progress take place in the countryside and urbanities move to rural areas to absorb the best of what nature can give in the form of product and wealth। जैसे ये जो डिवीज़न है, यानी ये सारी जो एटीट्यूड है वो क्या करेगा? जो रूरल अर्बन में जो डिवीज़न है कि ये रूरल एरिया है या अर्बन एरिया है, वो डिवाइड ही क्यों हुआ है? फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग पे। जब हम बोलते हैं रूरल एरिया तो हम बोलते हैं यहाँ लेस फैसिलिटीज़ है, जब हम कहेंगे अर्बन एरिया यहाँ ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, तो ये जो डिफरेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। और क्या होगा? प्रोग्रेस जब कंट्री साइड में भी होने लगी तो जो अर्बन में जो लोग रहते हैं शहरों में, वो गांव की तरफ मूव करेंगे, ये देखने के लिए कि क्या क्या हमें नेचर देती है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स और वेल्थ देती है नेचर, यानी उसका समझने के लिए, यानी जो इम्पॉर्टेंस है उसको समझने के लिए, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, व्हाट आर द नेचर, मतलब वट एवर नेचर प्रोवाइड अस, दैट
वही समझने के लिए जो अर्बन एरिया है दैट विल मूव टू द रूरल एरिया साइड. ओके, द मोस्ट important and urgent task before our leadership is to get all the forces for constructive change together and deploy them in a mission mode. यानी सबसे इम्पॉर्टेंट और मतलब अर्जेंट टास्क है किसी भी लीडरशिप के पहले, यानी कि हम सभी को क्या करना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव चेंज में और खुद कंस्ट्रक्टिव चेंज टुगेदर, यानी जो भी चेंज है उस सब में साथ देना है. डिप्लॉय देम इन अ मिशन मोड, और उसको कैसे करना, डिप्लॉय यानी कि तैनात करना, एक मिशन की तरह तैनात करना. मतलब जैसे हम लोग कोई भी चीज़ कर रहे हैं उसका एक मिशन की तरह अपने आप को तैनात करके रखिए कि हमको ये चीज़ तो पूरा करना है. ठीक है. Okay, where we are. India is a country of 1 billion people with numerous religion and communities. India 1 बिलियन पीपल, यानी उस टाइम पे 1 बिलियन पीपल की कंट्री है, क्योंकि जिसमें न्यूमरस रिलीजन्स है, कम्युनिटीज़ है. इट ऑफर वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ आइडियोलॉजीज, और जो इंडिया है वो क्या ऑफर करती है, वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ टेक्नोलॉजीज. स्पेक्ट्रम यानी दृश्य, टेक्नोलॉजीज़ के, फिर से लाइन मिस हो गया या टेक्नोलॉजीज़ के बिसाइड इन जोग्राफिकल डाइवर्सिटी. दिस इज़ आवर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, यही हमारा ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है. हाउएवर फ्रेगमेंटेड थिंकिंग, यानी जो फ्रेगमेंटेड थिंकिंग है, कंपार्टमेंटलाइज्ड प्लानिंग एंड आइसोलेटेड एफर्ट्स आर नॉट यील्डिंग रिजल्ट. यानी जो भी अगर हम पर्टिकुलर, यानी जो जैसे हम बोलते हैं ना आइसोलेट होके या इंडिविजुअली अगर हम सोचेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे. जब हम सब साथ में वही सेम चीज़ करेंगे तो ही हम कुछ कर पाएंगे. जैसे एग्जांपल लीजिए कि आप मान लो आपको कोई चीज़ सिखाई जा रही है कि देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए. मान लो आपको बताया जा रहा है कि आपको रोड पे प्लास्टिक नहीं फेंकना चाहिए या सॉइल में प्लास्टिक नहीं फेंकना चाहिए, तो आप कहेंगे कि अरे नहीं हम तो फेंकेंगे, वो भी तो फेंक रहा है, मेरे अकेले के करने से क्या होगा. वही चीज़ है कि आप करिए और सबको ये सेम चीज़ कर रहा है. सबका इंडिविजुअल जो वर्क है वो अपने आप तो वो सारे लोग के इंटरेस्ट में चेंज हो जाएगा, सबके वर्क में, कलेक्टिव वर्क में चेंज हो जाएगा. जैसे आप अगर ये सोचेंगे चलो वो नहीं कर रहा है मैं ही कर रहा हूँ, तब भी वो बहुत है. क्योंकि फिर अगर हर पर्सन ये सेम चीज़ सोचे और अगर आप यही चीज़ सोचे कि हम क्यों करें, वो भी तो वही कर रहा है, तो ऐसे हर सेम पर्सन अगर यही चीज़ सोचे तो कभी कुछ भी नहीं हो पाएगा. यानी आइसोलेट रहना और इंडिविजुअल अगर कोई भी वर्क करते हैं तो वो सक्सेसफुल या फिर रिजल्ट नहीं देता है. ठीक है, ठीक है. ओके, द पीपल हैव टू कम टुगेदर टू क्रिएट अ हारमोनियस इंडिया. यानी लोगों को साथ में आना होगा इंडिया को एक हारमोनियस कंट्री बनाने के लिए. और जो सेकंड विजन होगी वो क्या होगी, सेकंड विजन ऑफ अ नेशन विल ब्रिंग अबाउट अ रेनेसेंस टू द नेशन. अच्छा, रेनेसा पीरियड किसी ने सुना है, पुनः जागरण आपने सुना होगा ना, उसे रेनेसा पीरियड बोलते हैं. जब आपको कुछ चीज़ समझ में आती है, आपका पुनः जागरण आपको फील होता है, उसे रेनेसा पीरियड बोलते हैं. यानी कि यहाँ पे सेकंड विजन है नेशन का, क्या होगा, सेकंड विजन ऑफ नेशन विल ब्रिंग अबाउट अ रेनेसेंस या फिर पुनः जागरण टू द नेशन. द टास्क ऑफ कास्टिंग अ स्ट्रॉन्ग इंडिया इज इन दी हैंड्स ऑफ विजनरी पॉलिटिकल लीडरशिप. और लाइन को डिस्क्लोज करते हुए वो यही बोलते हैं कि अपनी इंडिया को, यानी नेशनल विजन अगर किसी इंडिया की होगी तो वो क्या होगी, एक पॉलिटिकल विजनरी लीडर उसे चाहिए होगा. इस सारे मतलब द टास्क ऑफ कास्टिंग अ स्ट्रॉन्ग नेशन, जो यानी नेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो किसके हाथों में है ये सारा काम, एक पॉलिटिकल लीडर के हाथ में है, विजनरी पॉलिटिकल लीडर जो कि इंडिया को फ्रेम करे, एक अच्छी कंट्री बनाए, उसको डेवलप करे और बेसिकली उसमें ये सारे डिस्प्यूट्स हैं वो अराइज ना हो, उसके इंडिविजुअल इंटरेस्ट मैटर ना करे. समझ में आया. तो पॉलिटिकल लीडर का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है. ठीक. सो अंत में समरी देख लीजिए. देयर आर सक्सेस स्टोरीज अमॉन्ग फेलियर्स, या देयर इज होप अमॉन्ग चाओस यानी कन्फ्यूजन या केओस, प्रोमिस अमॉन्ग प्रॉब्लम्स. We are 1 billion people with multiple faiths and ideologies. यानी हम 1 billion people हैं जिसमें different faiths है, ideologies है. In the absence of national vision, अगर national vision के absence में cracks at seam keep surfacing and make as vulnerable. यानी ये चीज़ जो अगर हम एक नेशन विजन ही हमारे पास नहीं होगा तो वो कुछ वनरेबल हो जाएगा, यानी अच्छी चीज़ नहीं होगी. हमारी जो इंडिया है उसको जो हम सोच रहे हैं वो चीज़ नहीं हो पाएगा. There is a need to reinforce this same and amalgamate us into one national forum. यानी ये अंत में जो APJ अब्दुल कलाम है
वो इन्होंने ये लाइन डिस्क्लोज करते हुए लास्ट में ये बोल दिया है कि जो सक्सेस स्टोरीज है ना वो फेलियर्स में से ही आता है, बोलते हैं फेलियर इज द वे टू सक्सेस। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है। होप कहाँ से है, केओस में से होप अराइज होती है या फिर होप आती है। प्रॉमिस अमंग प्रॉब्लम्स, यानी प्रॉब्लम्स में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम लोग प्रॉमिस करते हैं ना हम इसमें से बाहर निकल के रहेंगे, ठीक है, वी प्रॉमिस आवरसेल्फ। तो ये हम 1 बिलियन पीपल हैं जिसके डिफरेंट डिफरेंट फेथ्स एंड आइडियोलॉजीज है। अगर हमारी नेशनल विजन ना हो तो ये कंट्री के लिए बुरी बात होगी, या फिर ये एक तरीके से वल्नरेबल का मतलब होता है असुरक्षित, यानी फिर ये क्या होगी, हमारी कंट्री को एक असुरक्षित देश बन जाएगा। ये हम लोगों की नीड है कि रीइंफोर्स दिस एंड अमलगेट अस टू द नेशन फोरम। देखिए अमलगेमेट का मतलब होता है मिलाना, ठीक है। सो हम लोग को क्या करना चाहिए, अपनी वी नीड टू रीइंफोर्स दिस सीम एंड अमलगेट यानी मिलाना अस इनटू वन नेशन फोरम। हम सबको मिलके एक वन नेशनल फोरम को फॉर्म करना पड़ेगा, रीइंफोर्स करना पड़ेगा, इसी की नीड है। यहाँ पे ये अंत में बोल के अभी एपीजे अब्दुल कलाम ने ये चीज़ क्लोज कर दी है, ठीक है। ये जो था ये था फ्रॉम इग्नाइटेड माइंड्स। आपको कंटेंट में आप जहाँ इंडेक्स देख रहे होगे अपनी बुक का वहाँ पे भी लिखा होगा। सो टेक्स्ट तो मिलना हर बुक में नहीं मिलता है, बट आप टेक्स्ट को डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ। जैसे ये चीज़ जो है ये पीडीएफ फॉर्म में ही है, मेरे पास भी एक्चुअल टेक्स्ट बुक में नहीं था, सो मैंने भी इसी में से रीड करके आपको एक्सप्लेन किया है। So I hope you like this video. Thank you so much for watching this video. For more videos, subscribe to the channel. Bye bye. Take care. Jai Shri Ram.